Good morning, all. We are starting off with the revision sessions for the nature of Earth. Indian Contract 1872. पहला यूनिट है obviously the nature of contracts. 2.1 में बोला गया है initially the Indian Contract 1872 was formed on April 25th 1872. ये ज़्यादा खास important date नहीं है, important date अगली है, and it came into force on September 1st 1872. 1 सितंबर 1872 को it came into existence. It extends to the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. Earlier it didn't apply to Jammu and Kashmir, but now it does apply. The act mostly deals with the general principles and rules governing the contract. सेक्शन 1 से लेकर 75, 1 to लेकर 75 तक के जनरल कॉन्ट्रैक्ट आता है. इतनी चीजें हमको अच्छे से देखनी है. उसके बाद सेल ऑफ गुड्स को पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शंस कन्वर्ट हो चुके. उसके बाद आ जाता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 124 से 238 तक चलता है. इसमें 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं: इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी. ओके, इसकी जरूरत नहीं है. हम डेफिनेशंस देखते हैं. प्लीज आप साथ में मन में ही पढ़ा तो भी चलेगा, साथ में बोला तो भी चलेगा, डजंट मैटर एज सच. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू abstain with the view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, किसी भी तरीके से सिग्निफाई कर सकता है, कहकर, लिखकर, लाइक रिटन स्पोकन वर्ड्स या इवन इम्प्लाइड भी ऑफर हो सकती है. लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी विद द व्यू टू ऑब्टेन असेंट, सामने वाले की हाँ निकालने के हिसाब से ये डेफिनेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है. When one person signifies another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Then जिसको proposal दिया जाता है वही उसका acceptance दे सकता है. On those lines, when a person to whom proposal has been made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. ये है acceptance का definition. और आगे बोला गया proposal when accepted it becomes a promise. देन आते हैं प्रॉमिस और प्रॉमिसिंग. ये डेफिनेशन काम की है नहीं बिकॉज मॉडल में कहीं पर भी बोला नहीं गया है, बट सिंपली यही बोला गया है, मतलब लॉ के बेयर एक्ट में बोला गया है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी. Whereas consideration सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ये दिया है यूनिट 1.2 में बहुत ज्यादा डिटेल में, बट यहाँ सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं. When at the desire of promisor, promisee or any other person has done or abstained, promises to do or abstain, does or abstain, did or abstained, does or abstains, or promises to do or abstain from doing any something, such an act or abstinence or promise is called consideration for promise. इसके टुकड़े हो जाएंगे कुछ, यूनिट 2 में हम देख लेंगे. क्या बोला गया? एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की मर्जी पर ही होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्रॉमिसी या किसी और पर्सन द्वारा कुछ तो होना चाहिए. क्या कुछ किया था, नहीं किया था, कर रहा है, नहीं कर रहा है, या करूंगा नहीं करूंगा, ऐसा प्रॉमिस. ये चीजों को हम कंसिडरेशन के बदले में अगर आता है तो कहते हैं कंसिडरेशन आता है तो उसे हम कहेंगे कंसिडरेशन. व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, promisee or any other person has done or abstained, does or abstains, or promises to do or abstain from doing समथिंग, ऐसी एक्ट, एब्सटेंस या प्रॉमिस को हम कहते हैं कंसिडरेशन. प्रॉमिस के बदले में, नॉट कंसिडरेशन के बदले में. Then section 2 subsection E, agreement. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. E, agreement. Reciprocal promise खास important definition है नहीं, but फिर भी promises which form the consideration or part of consideration for each other are called as reciprocal promises. और 2G और 2H exactly opposite definitions है. 2G में void agreement कहा गया है, an agreement not enforceable by law. ये word ही इकलौता अलग है, ये वर्ड ही इकलौता अलग है. नॉट an agreement not enforceable by law is said to be void agreement, or an agreement enforceable by law is obviously valid agreement. To be more precise, it's called as contract. Okay, so 2G or 2H. 2I voidable contract, an agreement which enforceable, which ceases to be enforceable होना चाहिए. यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, sorry. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others, is called as voidable contract. मतलब एक पार्टी की मर्जी के ऊपर होगा बट दूसरी पार्टी की मर्जी के ऊपर एनफोर्सेबल नहीं होगा. जनरली स्पीकिंग 5 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी voidable when the contract is entered into by using coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, और मन करता है मिस्टेक कहे लेकिन मिस्टेक के केस में voidable नहीं, void हो जाता है. तो पांचवा चीज है जहां पर टाइम इज एसेंस या time is essential and time is not followed by the promiser, then that case the contract becomes voidable at the option of the aggrieved party.
एंड देन द लास्ट डेफिनेशन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, void contract, a contract which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable. तो याद रखना, to a offer, to be acceptance और promise, to see promiser और promisee जरूरत नहीं है इसे याद रखने की, to D consideration, to E agreement, to F reciprocal promise, to G void agreement, to H contract, to I voidable contract और lastly to J void contract. ये definitions है. उसके बाद हमने देखना है essential elements of a contract. दो essential elements बोले क्या है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा वो एनफोर्सेबल होना चाहिए. अब एनफोर्सेबल होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है. उसमें एक सबसे पहला आता है सेक्शन 10. ये सेक्शन 10 एग्जॉस्टिव नहीं है, इट इज मियरली इलस्ट्रेटिव. इसका मतलब सेक्शन 10 के बाहर भी कुछ चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने के लिए जरूरी रहेंगी. पहले तो सेक्शन 10 में क्या लिखा है वो देखते हैं. ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी, याद ही हो जाना चाहिए. एन अग्रीमेंट, sorry, all agreements are contract if they are made with free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and which are not hereby expressly declared to be void. ये 5 चीजें क्यूमुलेटिवली होनी जरूरी है. इनमें से एक भी चीज नहीं है, कंसेंट ऑफ पार्टी ठीक नहीं है, पार्टी कंपिटेंट नहीं है, या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, या इवन इसे अगर एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा. राइट तो इन 5 चीजें लगती है. पहला है फ्री कंसेंट. एग्रीमेंट तो लगेगा ही ना. फ्री कंसेंट इसे हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम. सेक्शन 14 में डिस्कस किया गया है. 13 में है कंसेंट, 14 में है फ्री कंसेंट. देन कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज सेक्शन 11 और 12, उसमें 3 कॉम्पिटेंस आती है, आपको पता होगा. मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए. देन लॉफुल कंसिडरेशन भी चाहिए, सेक्शन 23 और 24 में बोला गया है. और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी बोला गया है. एक्चुअली 23 24 इन दोनों को कवर करता है. और लास्टली सेक्शन 24 से लेकर 30 तक के और सेक्शन 56 कहता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. तो ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड ऑफ एज वॉइड होते हैं 24 से 30 वाले. ये इसके अंदर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड होने चाहिए. तो तब हम कहते हैं कि सेक्शन 10 के हिसाब से ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, दीज आर मियरली इलस्ट्रेटिव पॉइंट्स. इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट है. तो देयर आर सर्टेन अदर एसेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन 10 के बाहर है. सबसे पहला है टू पार्टीज खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इसके लिए केस लॉ दिया गया स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी. यहाँ टू पार्टीज में हुआ ऐसा था, एक पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हुई थी उन्होंने अपनी एसेट्स को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया. तो गुजरात के स्टेट के सेल्स टैक्स अथॉरिटीज कह रहे हैं कि हमें इनका ऊपर सेल्स टैक्स दीजिए. तो पार्टनर्स ने कहा कि भाई हम ही पार्टनर्स थे और हम ही पार्टनरशिप थे, तो हम खुद से ही खुद की एसेट खरीद रहे, तो सेल कहाँ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. अदर कोर्ट ने बोला हाँ हाँ बात तो सही है, 2 पार्टीज होना जरूरी है, एक ही आदमी खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ले जा, मतलब अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक ही नहीं पहुंचा सकते. इसका केस लॉ है बैल्फर वर्सेस बैल्फर. हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे रूटीन मेंटेनेंस के लिए खर्चा दूंगा, और अगर नहीं दिया तो वाइफ के नॉट मूव टू कोर्ट फॉर आस्किंग द रिलीफ कि ये हस्बैंड पैसा नहीं दे रहा है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज लीगल रिलेशनशिप नहीं, आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप था. देन फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. अगर लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल दूसरे एक्ट वाले, जैसे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या परचेज करना है तो उस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्रीमेंट रिटर्न में रहे और रजिस्टर्ड रहे, अदरवाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती. तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं चाहिए, बट किसी और एक्ट को चाहिए. टू बी मोर प्रिसाइज इन दिस केस द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट, कि अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में रहे, लेकिन लिखा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा. इट इज मेनली अनएनफोर्सिएबल, वॉइड नहीं है बट अनएनफोर्सिएबल. तो सेक्शन 10 के हिसाब से लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी कोई रहेंगी तो वो भी सेक्शन 10 के बाहर लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ रहेगी तो वो भी फुलफिल करना जरूरी है. मीनिंग सर्टन होना जरूरी है. अगर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है. देखो यहाँ पर सेक्शन 24 से 30 बोला है तो इसके अंदर 29 कवर हो जाता है. तो यही है सेक्शन 29 की मीनिंग अगर सर्टन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के एग्जैक्ट मीनिंग प्रिसाइज मीनिंग्स कन्वे नहीं हो रहा है, ड्यूअलिटी ऑफ ओपिनियन, दैट इज 2 से ज्यादा ओपिनियन, 2 या उससे ज्यादा ओपिनियंस आ रहे हैं कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके इसमें कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट वैलिड. और लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 56 कहता है. तो ये 29 56 तो यहाँ पर भी आ जाता है. क्लियर है, समझ में आ रहा है? शैल आई मूव अहेड?
देन हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। सबसे पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाम से कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H। जहां जहां पॉसिबल है प्लीज माइक ओपन करके बात करो। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल अपॉन बोथ द पार्टीज। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन J में बोला गया है, एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस के ऊपर चल रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable. It cannot be enforced by a court of law. Then voidable contract, J के just पहले 2I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of other or others, इसे voidable contract कहा जाता है। मैंने बताया था आपको ये 5 केसेस में दिखता है, एक coercion and influence, fraud, misrepresentation और lastly where time is essential। यहाँ सिचुएशन बोला है when the consent is not free caused by coercion and influence, fraud या misrepresentation, मिस्टेक नहीं आता है यहाँ। When a person promises to do something for another but the other person prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the first person। माइंडेड ये सेक्शन 75 में डिस्कस किया गया है, जहां पर प्रॉमिसी प्रॉमिसर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता है परफॉर्म करने के लिए। दैट इज मेरी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए मैंने मैकेनिक को बोला और गाड़ी ही नहीं दी तो बेचारा सर्विसिंग कैसे करेगा, तो ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। और लास्टली व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू परफॉर्म अ वर्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, ये टाइम इसेंशियल है, ये टाइम इसेंशियल है इस केस में। हर कॉन्ट्रैक्ट के केस में टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इसेंशियल नहीं होता है, तो टाइम इसेंशियल है ये प्रिसाइजली कॉन्ट्रैक्ट में लिखना जरूरी है। ही कुड नॉट परफॉर्म इट विद इन द टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी वॉइडेबल। तो ये 3 केसेस हमने देखे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी वॉइडेबल। जो मैंने 5 केसेस बताए थे उनमें से 4 इसी में आते हैं और एक यहाँ पर आती है, और इसके अलावा सेक्शन 75 यहाँ डिस्कस ये भी करता है। ठीक, देन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया है एक्ट में, सिंपली The law forbids it to be made। कॉन्ट्रैक्ट इसे बनाने नहीं देता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसे बनाने नहीं देता। The court will not enforce such a contract, but इसी के साथ साथ इसके पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट भी अवॉइड कर दिए जाते हैं। दैट इज void के साथ वाले इलीगल, सॉरी void के साथ वाले वैलिड होते हैं, बट इलीगल के साथ वाले बाकी कोई भी कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स void कहलाते हैं, वो एनफोर्स नहीं हो सकते। याद रखना, void के साथ वाले वैलिड होते हैं बट इलीगल के साथ कनेक्टेड दूसरे जो पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे वो void हो जाएंगे। ऑल अग्रीमेंट, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ऑब्वियसली इलीगल है तो वॉइड होगा ही, बट वॉइड होना कोई जरूरी नहीं है रीजन हो कि इलीगल रहे, और भी कोई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वॉइड हो गया। मिस्टेक की वजह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इलीगल नहीं है बट वॉइड तो है। और याद रखिएगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो इट इज नॉट ओनली वॉइड, इट इज वॉइड एब इनिशियो। बनते समय से ये इलीगल अगर है तो ये बनते समय से वॉइड है। अदरवाइज वॉइड की डेफिनेशन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अच्छा था बट जस्ट बिकॉज वो एनफोर्सेबल नहीं रहा अभी किसी रीजन से, इसलिए वो वॉइड हो गया। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो शुरुआत से इलीगल है, इसलिए वो वॉइड नहीं, वॉइड एब इनिशियो है। और लास्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट द पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी 5 है। पहला वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल। उसमें वैलिड का डेफिनेशन इज गिवन सेक्शन 2 सबसेक्शन H, वॉइड का सेक्शन 2 सबसेक्शन J और वॉइडेबल का सेक्शन 2 सबसेक्शन I। इलीगल का और अनएनफोर्सेबल का कोई डेफिनेशन नहीं, सेक्शन नहीं दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सेक्शन 8 9 को याद रखिएगा। फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आता है एक्सप्रेस, जहां पर वर्ड्स रिटन या स्पोकन के द्वारा अग्रीमेंट बनता है। इम्प्लाइड, जहां पर वर्ड्स रिटन या स्पोकन नहीं एक्शन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड का एक सब टाइप आता है टैसिट, मतलब साइलेंट, जहां पर कुछ भी बोला नहीं जाता है, सिर्फ इन्फर किया जाता है बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। एग्जाम्पल, जब कैश विड्रॉ होती है एटीएम मशीन से, कुछ कहा लिखा नहीं जाएगा बट अग्रीमेंट तो हो जाएगा पैसे निकालने का आपके अकाउंट से। दूसरा एग्जाम्पल, जब फॉल ऑफ हैमर होता है ऑक्शन में, जब हैमर नीचे गिराया जाता है कि ऑक्शन कंप्लीट हो गया बताने के बेसिस के ऊपर, तो ऑक्शन कंप्लीट हो गया बोलने की जरूरत नहीं, फॉल ऑफ हैमर इज कस्टमरीली कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, लगता है कॉन्ट्रैक्ट बट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जैसे दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। A quasi contract is not an actual contract। सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72। फिर से एक बार 68, 69, 70, 71, 72। 70 को बीच में रखिए, दो पीछे दो आगे, 68 से लेकर 72 तक के ये 5 कॉन्ट्रैक्ट है जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिट 6 में है ये। 71 से 75 लिखा है, गलत है ये, गलत है ये। 68 से, सॉरी ये नहीं, 68 से 72 है। ई कॉन्ट्रैक्ट, हाँ यहाँ पे फिर से एक बार
quasi contract, the law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. बाद में आता है ई कॉन्ट्रैक्ट, इसी को हम ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इसे साइबर कॉन्ट्रैक्ट या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली एंटर किए जाते हैं। एग्जांपल, अमेजॉन ने फ्लिपकार्ट से आप कोई चीज मंगवाते हैं, दैट विल बी एन ई कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, तीसरा क्लासिफिकेशन का बेस एग्जीक्यूटेड, दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर लिया। एग्जीक्यूटेड दोनों पार्टीज के पार्ट पे या एक के पार्ट पे बाकी है, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी। जहां पर एक पार्ट पे बाकी तो यूनिलैटरल और दोनों के पार्ट पे बाकी तो बायलैटरल। जहां बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वहां पर प्रोमिसेस रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब मैंने भी वादा किया और तुमने दूसरा वादा देके उसे रेसिप्रोकेट किया, है ना। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे खाने पर बुलाया, थैंक यू। सो आप बोलते हो कि आप खाने पर आए, उसके लिए थैंक यू। तो हम क्या करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकेट करना आपको समझ में आ गया। ऑन दैट बेसिस अगर मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारे व्हाट से घर का किराया अगले महीने दूंगा, और आप मुझे कहते हो कि अगले महीने में आपको घर का पोजीशन मिल जाएगा, तो दोनों भी सिर्फ वादे कर रहे हैं, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। देन आता है प्रपोजल या ऑफर, इसकी डेफिनेशन हम देख चुके हैं। When one person signifies another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Then types of proposal या types of offers होती है 5। सबसे पहला जनरल ऑफर, जहां पर एक पर्सन ऑफर देता है जनरल पब्लिक को एट लार्ज, कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन माइंड इट, इसे एक्सेप्ट करने के लिए आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। केस दिया गया है लालबन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इफ यू डू नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफर, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। याद रखिए केस लॉ लालबन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इसके साथ ये भी याद रखना है कि जनरल ऑफर को, इस सेक्शन 8 में लिखा गया है, जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। mere compliance of condition of offer is sufficient for communicating acceptance of the offer. Carlyle versus Carbolic Smokeball Company. ये कंटिन्यूइंग ऑफर होती है। इट कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स बी एक्सेप्टेड। एग्जांपल, संतूर साबुन 3 अगर लोगे तो एक आपको रेन स्पेन फ्री मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? जितनी बार खरीदोगे उतनी बार मिलेगा। तो एक ओपन ऑफर है, बार बार इसे कंटिन्यूअसली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 5वां सब टाइप जो आता है ना टाइप्स ऑफ ऑफर में, उस ये यही वाला है। देन स्पेशल या स्पेसिफिक, जो एक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, इसे सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकते, दूसरा कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका केस स्टडी है बोल्टन वर्सेस जोन्स। इसमें थर्ड पार्टी भी आ जाती है, नाम है ब्रॉकलहर्स्ट। मॉड्यूल में पढ़ोगे केस तो ध्यान में आ जाएगा। क्रॉस ऑफर, ध्यान दीजिएगा, 2 पार्टीज है, एक्सचेंज करते हैं ऑफर्स जो आइडेंटिकल है सारे रिस्पेक्ट में, तो एक दूसरे के ऑफर्स के बारे में पता नहीं है, तो ये क्रॉस ऑफर्स कहलाती। 2 क्रॉस ऑफर 100% सेम भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती। एक ऑफर के साथ दूसरी ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती, सेम भी है तो एक ऑफर को उसका एक्सेप्टेंसी कंप्लीट अग्रीमेंट बना सकता है। देन आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब है पहली ऑफर रिजेक्ट करके अगर आप दूसरी ऑफर देते हो तो उसे काउंटर ऑफर कहा जाता है। पहली ऑफर रिजेक्ट करके आपने दूसरी ऑफर दिया और बाद में आप पहली वाली ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर एंड पुटिंग फोर्थ अ न्यू ऑफर। Also, it is called as conditional acceptance या qualified acceptance. Frankly speaking, acceptance conditional हो ही नहीं सकता। तो जब भी acceptance हाँ agreed तो valid है, हाँ agreed कंडीशन में लगाता हूँ 1 2, हाँ agreed but 1 2 3, अगर ऐसा आपने किया तो ये acceptance valid नहीं होगा। ये acceptance conditional acceptance होने की वजह से काउंटर ऑफर कहलाएगा। और जिसने ओरिजिनली ऑफर दिया था ना, उसकी मर्जी है कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो दिया है, नया ऑफर जो दिया है, काउंटर ऑफर जो दिया है, उसे एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। और लास्ट है, जैसे मैंने बताया था 5वां सब टाइप, इट इज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, जो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सेप्ट की जा सकती है विद इन द स्पेसिफाइड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल इसका टेंडर। अभी इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर 10 सब पॉइंट्स हैं, इनको याद करना अच्छा रहेगा बिकॉज फ्लैट क्वेश्चन इससे पहले आ चुके हैं। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर? तो पहला है, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, जहां पर मीनिंग जो है वो सर्टन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, जिसको एक्सेप्ट ऑफर दिया गया है, जिसने एक्सेप्ट करना है, उसे ऑफर का नॉलेज तो रहे। विदाउट नॉलेज एक्सेप्टेंस हो नहीं सकता। लालबन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी की असेंट होने के हिसाब से ये स्टेटमेंट होना चाहिए। इट मे बी कंडीशनल, हाँ एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, ऑफर कंडीशनल हो सकती है। क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे लेकिन जब पेमेंट दोगे ना कैश में ही देना पड़ेगा, दिस इज अ कंडीशनल ऑफर, इट इज वैलिड। क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे?
एक्सेप्टेंस देने वाला कहता है हाँ हाँ लेकिन सिर्फ कैश में ही पैसा दूंगा, तो ये एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस है और ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा, इसे हम काउंटर ऑफर कहेंगे। Then offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए कि भैया आपने ये वाला चीज नहीं किया तो आपकी हाँ है ऐसा मान लिया जाएगा, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। यहाँ पर केस लॉ जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्जैक्टली फिट बैठता नहीं है, लेकिन फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले नाम से केस लॉ है आगे, जहाँ पर मामा जी अपने भांजे को लिखते हैं कि तेरा वाला जो व्हाइट कलर का घोड़ा है मैं 30 स्टर्लिंग पाउंड्स में खरीदता हूँ, अगर तेरी तरफ से कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे, तूने कुछ लेटर में लिखा नहीं, तो तेरी हाँ है ऐसा मैं मान लूंगा, ये वैलिड ऑफर नहीं हो सकता है। एक्चुअली फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले ये केस लॉ किसी और चीज के लिए बताया गया है। लाइट चली गई। ओके, द ऑफर में बी ईदर स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर स्पेसिफिक या जनरल हो सकती है। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 यहाँ पर चाहिए तो लिख सकते हैं आप। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मैं शादी करना चाहता हूँ, ये ऑफर नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे, ये ऑफर रहेगा। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, ये ऑफर नहीं होता है, इट इज मियरली एन इंस्टिगेशन टू अदर पीपल टू मेक एन ऑफर। जैसे एडवर्टीजमेंट है न्यूज़पेपर में, भाई हमको हमारे यहाँ पर जो भंगार पड़ा है उसे ऑक्शन करना है, जो जो बोली लगाना चाहता है मुंबई पहुंच जाए, तो ये ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है, आप आइए मुंबई और हमें ऑफर दीजिए, बिड कीजिए, हमें सही लगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस केस में अगर ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट देखिए, ऑक्शन आपने कैंसिल किया तो कोई आपके ऊपर भाई इतने दूर से मैं कॉम्पेंसेशन दे दो, आने जाने का खर्चा दे दो, ऐसा नहीं कह सकता। मियर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कोई ऑफर नहीं है, मैं मेरा घर बेचना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट दिया, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये ऑफर नहीं कहलाएगी। मैं मेरा घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदना चाहते हो, ऐसा अगर कहूंगा तो ही वो ऑफर कहलाएगी। प्रोस्पेक्टस भी एक ऑफर नहीं है और एडवर्टीजमेंट भी एक ऑफर नहीं है। हार्वी वर्सेस फेसी बम्पर हॉल पेन का केस है। और लास्ट है, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। कहीं पर आप से जूस शॉप में जाते हो, वहां पर पोमेग्रेनेट जूस दिया है या लीची जूस दिया है और वो सीजन लीची का है ही नहीं, तो क्या सामने वाले को लीची जूस देना मैंडेटरी रहेगा? नहीं, वो देगा या नहीं देगा उसकी मर्जी। तो प्राइस का स्टेटमेंट, कोटेशन, मेन्यू कार्ड, ये कोई ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है। बहुत बार होता है होटल में जाके आप बोलते हो कि ये वाली चीज देना, वो बोलता है नहीं साहब तैयार नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। ओके, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, यू नीड टू रीड इट आउट प्रॉपर्ली। अभी हम आते हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted and the proposal when accepted it becomes a promise. Sir William Hanson ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, acceptance is to offer what a lighted match is to train of gunpowder। एक एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए वही काम करता है जो एक जलती हुई तीली पूरे गन पाउडर के ट्रेन के लिए काम करती, मतलब आग लग गई तो रुक नहीं सकती, वैसे ही एक्सेप्टेंस दे दिया तो अभी ऑफर रिमूव या रिवोक नहीं कर सकते। लीगल रूल्स यहाँ पर है टोटलिटी में 7, ऑफर के लीगल रूल्स 10 है और एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स 7 है। ऑफर का टाइप्स 5 है, एक्सेप्टेंस का कोई टाइप नहीं होता है, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस में कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू ऑफर इज मेड, जिसे ऑफर दिया गया है वही इसे एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर के केस में केस लगता है कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, जहां पर जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जिससे ऑफर का नॉलेज है और उसने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मियर कंप्लायंस विद द कंडीशंस ऑफ ऑफर इज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस। और स्पेशल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ वो एक्सेप्ट कर सकता है जिससे नॉलेज है ऑफर का। एग्जांपल के लिए केस लॉ है बोल्टन वर्सेस जोन्स। दूसरा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल, फैक्ट्स ऑफ केस नहीं दिए हैं मॉड्यूल में, याद है? ठीक है, नहीं याद है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आपका एक्सेप्टेंस सिर्फ आपने लिखा यस अग्रीड या एक्सेप्टेड और बाद में सामने वाले को एक्सेप्टेंस दिया नहीं, आपके ड्रॉर में रख दिया और भूल गए, तो आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। केस है ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, जो मैंने कहा एग्जैक्टली वही इस केस में हुआ था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, जो मोड दिया गया है ऑफर में ही कि भैया आप एक्सेप्टेंस मैसेंजर द्वारा दो, एक्सेप्टेंस मेल द्वारा दो, एक्सेप्टेंस फोन द्वारा दो, एक्सेप्टेंस मैसेज द्वारा दो, किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस देना है रिटर्न में दो, तो वो मोड प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, करना जरूरी नहीं है ऑफर में, बट अगर किया है कोई मोड आपको प्रिस्क्राइब तो उसी मोड में आपने एक्सेप्टेंस करना एक्सपेक्टेड है। दूसरे मोड में एक्सेप्टेंस दिया तो दैट एक्सेप्टेंस विल नॉट बी वैलिड, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं कहलाएगा। ओके, acceptance must be given within prescribed specified time if no time is specified in reasonable time। तो एक्सेप्टेंस जितना समय दिया गया है उतने समय के अंदर ही दिया जाए, बट अगर बाद में आप एक्सेप्टेंस देते हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा।
अल्दो सामने वाले ने ऑफर ओपन रखा है 4 दिन के लिए, तो आपने 4 दिन के अंदर देना, एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। बट 4 दिन होने से पहले, 2 दिन के बाद ही, लेकिन आपके एक्सेप्टेंस देने से पहले ही ऑफर अगर एक्सप्रेसली रिवोक करता है उसका ऑफर, तो ये ऑफर रिवोक होने की वजह से अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ओरिजिनल ऑफर 4 दिन के लिए दिया गया था, सामने वाला 2 दिन में ही उसे रिवोक कर देता है और आपने एक्सेप्टेंस दिया नहीं, तो अब आप एक्सेप्टेंस दे नहीं सकते। Does silence amount to acceptance? No, silence does not amount to acceptance. केस है फेल्टस वर्सेस बिडले, वो सफेद घोड़ा मामा जी। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस सेक्शन 8 में डिस्कस किया गया है और एक्सप्रेस सेक्शन 9 में डिस्कस किया गया है। दोनों भी टाइप से एक्सेप्टेंस दिया जा सकता है। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, पार्टीज अगर फेस टू फेस है तो इंस्टेंटेनियस होता है, लेकिन सेक्शन 4 कहता है कि अगर पार्टीज फिजिकल डिस्टेंस पर है तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. It is complete as against whom? Both the parties, ऑफरर भी और ऑफरी भी, दोनों भी पार्टीज के लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट रहेगा जब सामने वाले पार्टी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ऑफर पहुंच गई है, पढ़, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसने पढ़ लिया है, लेटर भेजा 2 तारीख को, पहुंचा 5 तारीख को, पढ़ा 7 तारीख को, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट 7 तारीख को, ना कि 2 या 5 तारीख को। तो लेटर भेजना या पहुंचना जरूरी नहीं है, उसको पढ़ा जाना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। सेक्शन 3 कहता है कम्युनिकेशन बाय एन एक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, रिटन, ओरल, लेटर्स द्वारा बोलकर कैसा भी, एनी कंडक्ट कम्युनिकेटिंग पॉजिटिव एक्ट और साइन सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स, इसे भी हम इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। और अनकम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। सेंट्रल बैंक ऑफ यवतमाल वर्सेस वेंकटेश, एक्सेप्टेंस देने के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी है, मन में ही सिर्फ हाँ है बोलकर नहीं चलेगा। ये एक्ट से हो गया एक्सेप्टेंस। बाय ओमिशन से भी हो सकता है, हाँ, जब कन्वे किया जाता है, कन्वेड बाय कंडक्ट और फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग और असेंट। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन बाय ओमिशन, कुछ नहीं कहना एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे टाइम ऑफ ऑफर दोनों पार्टीज के लिए एक ही समय आता है, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग समय पर आता है। As against proposer, when it is put into the course of transmission so as to be out of the reach of the power of acceptor to withdraw the same. तो मैंने आपको ऑफर दिया, आप हाँ बोलकर लेटर डाल देते पोस्ट में, मेरे लिए कंप्लीट हो गया, और आपके लिए कब कंप्लीट होगा? जब वो लेटर मेरे पास पहुंच जाएगा। As against acceptor, you people, when it comes to the knowledge of the proposer. स्पेशल कंडीशन का कम्युनिकेशन पॉसिबल है, हाँ, ये टैसिटली कम्युनिकेट हो जाती है। जैसे आपके रेलवे टिकट के पीछे या रेलवे टिकट के नीचे कुछ टर्म्स लिखी हुई होती है, ये कम्युनिकेट नहीं हुई है एक्सप्रेसली, बट आपने पढ़ लिया ऐसा माना जाता है। आपको हॉल टिकट आता है, हॉल टिकट के साथ में कुछ टर्म्स लिखी हुई रहती है, आपने पढ़ लिया ऐसा मान लिया जाता है। आपने दो एक्चुअली नहीं पढ़ा होगा तो भी आपने पढ़ लिया ऐसा माना जाता है। ओके, लिली व्हाइट वर्सेस मनुस्वामी, लेकिन यहाँ पर ये लिली व्हाइट वर्सेस मनुस्वामी ना उल्टा केस है, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन तो है, बट एट द सेम टाइम स्पेशल कंडीशन जो कम्युनिकेट की गई है वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ये लिली व्हाइट वर्सेस मनुस्वामी में डिस्कस किया गया। द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये यूके वाला है केस, आपने नहीं पढ़ा तो भी चल जाता है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट जब जिसने रिवोक किया है एक्चुअली एक्सेप्टेंस और ऑफर दोनों के लिए सेम ही चलता है प्रोविजन, तो ज्यादा डिटेल में जाता नहीं, इतना ही ध्यान में रख लो। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों भी कंप्लीट होगा, ऐसा माना जाएगा जब जो रिवोक करने वाली पार्टी है उसके लिए कंप्लीट है, जब उसने पुट इन ट्रांसमिशन डाल दिया है, अपने पावर के बाहर डाल दिया है, और जब जिसको मिलेगा उसके लिए वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का रिवोकेशन कंप्लीट है, ऐसा माना जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट इस यूनिट का, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे हो सकता है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकता है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन से। सर मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या? और कल आपका एक्सेप्टेंस आने से पहले ही मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरी गाड़ी ना मैं किसी और को बेच रहा हूँ, या मैंने बेचने का मूड बदल दिया है, मेरा मन नहीं है अभी, तो इसके बाद आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफर इज रिवोक्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम। 3 दिन दिए थे, 3 दिन में आपने कुछ किया नहीं, ऑफर का एक्सेप्टेंस दिया नहीं, तो ऑफर इज लैप्स। केस है रामस्गेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मोंटेफियरो, मोंटेफियरो। ओके, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कुछ कंडीशन डालकर रखी थी और आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, ऑफर लैप्स हो गया। मैंने बोला गाड़ी खरीदनी है क्या आपको मेरी, कैश में पैसा देना पड़ेगा, और आप हाँ बोल के चेक दे देते हो, तो ये हाँ का कोई मतलब ही नहीं है, आपने कैश देना एक्सपेक्टेड था, तो आपका मेरा ऑफर रिवोक हो गया, सॉरी हाँ राइट रिवोक हो गया। बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर ने ऑफर दिया लेकिन एक्सेप्टेंस आने से पहले ही प्रपोजर की डेथ हो गई,
बट याद रखिएगा ये नॉलेज में आना चाहिए एक्सेप्टर के, उसको पता होना चाहिए कि जो ऑफरर है उसकी डेथ हुई है, वो इनसेन हो गया है, तभी जाकर ये ऑफर रिवोक हो जाएगा। बाय काउंटर ऑफर हमने देखा कंडीशनल एक्सेप्टेंस के साथ में ऑफर रिवोक हो जाता है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, जिस मोड में ऑफर दिया गया है, मोड में जो एक्सेप्टेंस देने का मोड दिया गया है उस मोड में आपने एक्सेप्टेंस दिया नहीं, तो अब ऑफर रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, ऑफर दिया गया है गाड़ी परचेज करोगे कि जिसका ये से एमिशन या फिर पोल्यूशन का एमिशन, धुआं जो निकलता है ना, उसके नॉर्म्स भारत 4 को कंप्लाई करते हैं, लेकिन अभी भारत 6 के नॉर्म्स चलते हैं, और गवर्नमेंट ने अचानक बोले भारत 4 के नॉर्म्स वाली गाड़ियां खरीदी बिक्री पॉसिबल नहीं होगी, इलीगल हो जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि ऑफर तो दिया था लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले ही इलीगल हो गया गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से, तो इट विल बी रिवोक्ड। यूनिट 2 कंसिडरेशन। 1 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं। हो गया ब्रेक। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो को, क्विड प्रो को मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो एवज में वापस दिया जाएगा। आप हमको वादा देते हो, हम भी आपको वादा देते, चलेगा। हम आपको पैसे देते हैं, आप हमको बिस्किट के पैकेट देते हो, चलेगा। कुछ तो रिटर्न में आना चाहिए। हम आपको कुछ देते हैं और आप साथ में उसके बदले में दुआएं देते हो, नहीं चलेगा। ओके, लॉ के हिसाब से इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। डबल एस्पेक्ट होना जरूरी है, दैट इज बेनिफिट टू प्रॉमिसर हो, या तो एंड लिखा है और होना चाहिए यहाँ पे, या तो डेट्रीमेंट टू द प्रॉमिसी हो, तो प्रॉमिसर को कुछ बेनिफिट होना चाहिए या प्रॉमिसी को कुछ नुकसान होना चाहिए, दोनों में से कुछ एटलीस्ट एक होना चाहिए, तब जाके कंसिडरेशन ऐसा माना जाएगा। मिस्टर स्क्री में ये जो बोला गया था जजेस ने छोड़ दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2D बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोलो मेरे साथ, घर पे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act, abstinence or promise is called consideration for the promise. Essentials of valid consideration important है क्या? नहीं, definition के ही टुकड़े हैं। It is an act of doing something. It may be an abstinence, that is not doing something. It must move at the desire of promiser. It may move from promisee or any other person. It may be past, present or future. तो ये डेफिनेशन को ही आगे पीछे तोड़ तोड़ कर बताया गया है। लीगल रूल जरूरी है क्या? हाँ। कितने हैं? 8। इस पूरे यूनिट में 3 ही पॉइंट्स है, मतलब 4 है। पहला डेफिनेशन, दूसरा लीगल रूल्स, तीसरा सूट बाय थर्ड पार्टी, इसको हम कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट है न्यूडम पैक्टम, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। चलो पहले तो लीगल रूल्स पढ़ते हैं। पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की मर्जी पर ही ये मूव होना चाहिए। आपको होटल वाले ने पैसा कुछ खाने को दिया और वो पैसा मुझसे मांग रहा है, भैया मैंने कहा था कि देने के लिए, नहीं, तो मेरी मर्जी थी क्या? नहीं, तो मैं कंसिडरेशन देने के लिए बंधा हुआ नहीं हूं। केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, कॉन्ट्रैक्टर का केस है, ये मिल जाएगा आपको, मॉड्यूल में भी है डिस्कस, इवन स्कैनर्स में भी है, पढ़ना जरूर। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई भी कंसिडरेशन दे सकता है, राइट? तो अगर आपको कुछ चीज खानी है तो होटल का बिल आप दे, जरूरी नहीं मैं भी दे सकता हूं, कोई भी दे सकता है। केस है चेन्नई वर्सेस रामैया, जहां पर एक माँ ने बेटी को बोला मैं तुझे मेरी प्रॉपर्टी इनहेरिट करवा देती हूँ, तेरे नाम पर कर देती हूँ, लेकिन मैं जाने के बाद तेरे मामा जी का, मेरे भाई का ख्याल रखना। बेटी बाद में बोलती है माँ के गुजरने के बाद कि मामा जी का ख्याल रखने की जरूरत नहीं, मामा जी ने क्या ही दिया। कोर्ट ने कहा नहीं बेटा, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम मम्मी ऑल्सो, चेन्नई वर्सेस रमैया। कंसिडरेशन में भी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, कुछ कर दिया ये भी कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ करूंगा ये भी कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन माइंडेड कुछ कर दिया पास्ट में, कंसिडरेशन तभी हो सकता है जब पास्ट में जो किया वो वॉलंटरीली आपने ग्रेचुइटली नहीं किया था, मतलब फॉर फ्री नहीं किया था। तो किसी को अपने फ्री में मूवी दिखा दी और कल जाके उसका पैसा मांग रहे हो, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। भाई मैंने पास्ट में कंसिडरेशन दिया, इज नॉट वैलिड। देन कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपने इंटेंट के साथ में, क्या इंटेंट कि इसके रिटर्न में कुछ चाहिए है, ऐसा कहकर अगर पास्ट में कुछ किया था तो वो कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। ओके, बट पास्ट में आपने वॉलंटरीली कुछ कर दिया तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ मोटिव हो सकता है। ये स्टेटमेंट है मॉड्यूल में कि पास्ट में कुछ किया है वॉलंटरीली, बिना किसी इंटेंट के, बिना किसी रिटर्न के, एक्सपेक्टेशन के, मतलब वॉलंटरीली ही नहीं, ग्रेचुइटली फ्री में किया है, तो उसके बदले में आप फ्यूचर में कुछ मांग नहीं सकते। हाँ, उसके बदले में सामने वाला कुछ देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन वो विदाउट कंसिडरेशन रहेगा। ये वैलिड नहीं होता है जनरली, बट एक्सेप्शन के तौर के ऊपर इसे वैलिड करवाया गया है। इसके सूट बाय थर्ड पार्टी से अगला वाला जो न्यूडम पैक्टम है उसके एक्सेप्शन में बताऊंगा मैं। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडेक्वेट, कंसिडरेशन होना जरूरी है, रियल होना जरूरी है, 1 रुपए की ना हो, एडेक्वेट हो जरूरी नहीं है। तो 1 लाख की कार 1 रुपए में बेची जा सकती है, हाँ बिल्कुल बेची जा सकती है। बहुत बार आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे
वैलिड लीगल स्कीम्स मिल जाते हैं, ऑफर्स मिल जाते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए कुछ चीजें 1 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में मिल जाती है। एमआई के बहुत सारे फ्लैश सेल्स आते हैं, उसके अंदर ऐसा टाइम आ जाता है एनिवर्सरी सेल्स वगैरह के केस में, तो जहां पर आपको देखिएगा 10-15 रुपए में भी अच्छी अच्छी 5-5, 10-10 हजार की पावर बैंक्स वगैरह मिलने लग जाती है। तो क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? हाँ, बिकॉज कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं था बट रियल जरूर था। कंसिडरेशन कैन नॉट बी समथिंग विच वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी जॉब के लिए सैलरी अगर उन्हें मिलती है तो ऑब्वियस सी चीज है उसी काम के लिए वो किसी और से पैसा नहीं ले सकते। किसी एडवोकेट को आपने केस दिया है तो वो केस लड़ने के लिए दिया है, पैसा उसको जो भी कंसिडरेशन दे रहे हैं, बाद में बोलता है कि जीतने के लिए मैं अलग से पैसे लूंगा, तो ये वैलिड नहीं है। एडवोकेट का काम ही होता है जीतने के लिए लड़ना। सो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कैन नॉट बी कंसिडर्ड। हाउएवर कुछ एडिशनल चीज बाद में करने के लिए आप कुछ जैसे कहते हो तो उस केस में एडिशनल पैसा, एडिशनल कंसिडरेशन मांगा जा सकता है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी रियल और इल्यूजरी, और कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये जरूरी है समझना कि अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इलीगल, इमोरल नहीं होना चाहिए, समाज की दृष्टि से मोरालिटी के बंधन के अंदर होना चाहिए जो भी दिया लिया जा रहा है, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी जो कहती है उसके हिसाब से गवर्नमेंट सॉरी लोगों ने डील करना चाहिए। अभी पाकिस्तान में बहुत स्ट्रिंजेंट है हमारे रिलेशंस, तो इस सिनेरियो में अगर गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी पाकिस्तान के साथ की ट्रीटी, मैं प्राइवेट ट्रीटी की बात कर रहा हूँ, मतलब एक कंपनी इंडिया की और दूसरी कंपनी पाकिस्तान की कोई अग्रीमेंट में है, तो ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड किया जा सकता है क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। यू गॉट इट? तो दीज आर 8 लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। एक मिनट पढ़ लीजिए। पढ़ते सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अदर पार्टी, है ना। अब हमेशा वही एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हमारे घर में शादी है और मैं ऑफर देता हूँ मधुर मिलन जी वालों को कि एक काम कीजिए सर, मिठाई दीजिएगा 10,000 रुपए की, हमने डिसाइड कर लिया। ये पैसा मैं ही दूं जरूरी नहीं है, मैं किसी मेरे रिश्तेदार को बेच सकता हूँ, 10,000 रुपए देकर आ जाओ, तो दैट विल बी वैलिड, दैट इज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी। बट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्यू करने का राइट सिर्फ मुझे रहेगा, किसी और थर्ड पार्टी को नहीं रहेगा जी। दो द कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ मैं ही स्यू कर पाऊंगा अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज कॉन्ट्रैक्ट, that there can be a stranger to consideration but there cannot be a stranger to contract। एग्जाम में 4-5 बार इससे पहले सवाल आ चुका है। there can be a stranger to consideration but there cannot be a stranger to contract, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में फुल स्टॉप, और बाद में लिखा गया कमेंट, इस पे कमेंट करो, बोलेगा भाई साहब सही है, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से आ सकता है बट थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। कितने? 7। पहला, ट्रस्ट के केस में जिसमें दो पार्टीज कौन होता है? ट्रस्ट सेटलर और ट्रस्टी। ट्रस्ट सेटलर और ट्रस्टी। लेकिन जो बेनिफिशियरी है वो अल्दो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो स्यू कर सकता है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, अगर ये बहुत जरूरी है, टर्म्स आर रिड्यूस इनटू राइटिंग, मतलब अगर लिखित स्वरूप में फैमिली अरेंजमेंट की गई है तो फैमिली सेटलमेंट की गई है, मतलब 1857 में आपके दादाजी और किसी और के दादाजी जो सगे भाई थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया फैमिली स्टेट को लेकर, तो आज 2025 में भी आपकी फैमिलीज को उसे प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज ये रिड्यूस इन राइटिंग था और फैमिली सेटलमेंट था। मेंबर्स ऑफ फैमिली कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अल्दो दे आर नॉट पार्टी टू 1857 वाला कॉन्ट्रैक्ट, तब तो पैदा भी नहीं हुए थे। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जहां पर एक फैमिली के अंदर, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के अंदर जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए कोई प्रोविजन की गई एट द डिवीजन ऑफ द हिंदू इंडिविजुअल फैमिली का डिवीजन हो रहा है, तो उस समय वो लड़कियां तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, करता और मेल को पार्टनर्स जो थे वही कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी थे, बट फिर भी वो लड़कियां स्यू कर सकती है फ्यूचर में अपने शादी के खर्चों के लिए। दिस इज सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या सर्टेन मैरिज अरेंजमेंट्स जनरली इन HUF। In case of assignment of contract, when the benefit of a contract is assigned to some other party, then in that case that other party can sue under that contract। इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, अगर आपके और किसी और के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे कोई बेनिफिट मिला है जो मुझे ट्रांसफर करना है थर्ड पार्टी को, तो मुझे, और मैंने सामने वाले को बता दिया, तो अल्दो आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को मैं पार्टी नहीं हूं, फिर भी मुझे स्यू किया जा सकता है थर्ड पार्टी द्वारा, थर्ड पार्टी दूसरी पार्टी के द्वारा। इन केस ऑफ कन्वेनेंस रनिंग विद लैंड, तो अगर लैंड खरीदी या बेची जाती है
तो लैंड के साथ वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट इज टू से अगर आपने किसी का घर खरीद लिया तो उस पर्सन ने उस घर के लिए एमएससीबी के साथ या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में इलेक्ट्रिसिटी या वाटर के सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसका बिल बाकी रख दिया, तो आपने क्योंकि वो जमीन घर खरीद लिया है अब आपको वो भरना पड़ेगा। तो तो आप बोल यार भैया आपकी पार्टी को मैं कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कॉन्ट्रैक्ट को मैं पार्टी ही नहीं थी तो मैं क्यों भरना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ एक्सेप्शन में लिखा गया है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किए अगर एंटर किए हैं तो आप पार्टी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं थे, आप स्यू कर सकते हो, आपको स्यू किया जा सकता है। दैट इज प्रिविलेज कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन कितने हैं? 7। अब देखते हैं जनरल रूल जो सेक्शन 25 में दिया गया है, जिसे हम प्यार से न्यूडम पैक्टम भी कहते हैं। न्यूडम पैक्टम मतलब पैक्ट या आपका कॉन्ट्रैक्ट ही न्यूड हो गया, दैट इज उसे नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। तो जनरल रूल ये है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। कोई मांगने वाला पर्सन आपके पास आता है और बोलता है कि पैसा दीजिए, और आप उसको कहते हैं कल दूंगा, और कल अगर आप नहीं देते तो वो केस नहीं कर सकता, बिकॉज न्यूडम पैक्टम उसकी तरफ से आपको क्या ही मिल रहा था। आप बोलोगे कि सर दुआएं मिल रही थी, तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। तो दुआएं लॉ के हिसाब से इल्यूजरी है, काल्पनिक है। अब जनरल रूल कहता है यहाँ पर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके एक्सेप्शन में पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, ये 4 कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यूमुलेटिव कंडीशंस मतलब चारों की चारों फुलफिल होनी चाहिए, एक भी टूटी गया ये पॉइंट। इट मस्ट बी दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, और पार्टीज में नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग होना चाहिए। अभी बाप बेटा है, हमेशा बाप बेटे रहेंगे, बट हस्बैंड वाइफ जरूरी नहीं है, देयर मे बी अ डिवोर्स वाला केस, तो नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ये रिटर्न भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप के साथ रिटर्न और रजिस्टर्ड है तो ही बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो आपके पिताजी ने आपको लिख के रजिस्टर करके कुछ गिफ्ट देने का वादा किया, देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो कोर्ट में जा सकते, बिकॉज बिना कंसिडरेशन का वैलिड नहीं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि एक्सेप्शन है। पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकंड कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट माइंडेड वॉलंटरी सर्विसेज, वॉलंटरीली पास्ट में कुछ दिया तो वो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। इट मे बी एन मोटिव फॉर गिविंग आउट समथिंग, बट ये कंसिडरेशन नहीं हो सकता। बट फिर भी अगर प्रॉमिसर ने इंटेंड किया कि प्रॉमिसी को कि तुमने पास में मेरे लिए कुछ फ्री में किया था, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अभी फ्री में हेल्दो किया था, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं तुमको ये देना चाहता हूं, तो ये वैलिडली एनफोर्स किया जा सकता है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, आपको पता है टाइम बार डेट कब टाइम बार हो जाती है? अनसिक्योर्ड डेट 36 मंथ, 3 साल के अंदर आप पे नहीं कर पाते हो तो ये टाइम बार होती है। लेकिन टाइम बार डेट भी आपने लिखित स्वरूप में दे दिया कि हाँ हम आपके टाइम बार डेट देंगे, तो वो देना ही पड़ेगा। अरे ये वैलिड ही डेट नहीं है, इसके बदले में आप हमको दे ही क्या रहे हो, अगर ऐसा आप कहते हो तो वैलिड नहीं माना जाएगा। एजेंसी सेक्शन 185 कहता है तू मेरा एजेंट है, ऐसा कहने के लिए एजेंट से आपको कुछ मिलने की जरूरत नहीं है, एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन क्रिएट हो सकती है। सेक्शन 185 4 के बाद डायरेक्टली 6 देख रहा हूँ, बेलमेंट सेक्शन 148, बेलमेंट भी फ्री में हो सकती है। दैट इज टू से आपको मेरी गाड़ी चलाने की इच्छा है, मैं दे दूंगा, पैसा नहीं लूंगा, तो दैट विल बी ग्रेचुइटस बेलमेंट, फ्री में बेलमेंट चलता है। एजेंसी हो गया। कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर आपने कोई गिफ्ट दे दिया है तो बिना कंसिडरेशन का इनवैलिड है, चलो मेरा गिफ्ट वापस दे दो, ऐसा नहीं कह सकते। और लास्ट है चैरिटी, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, यहाँ पर भी आपको बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है ऐसा माना जा सकता है। तो ये 7 पॉइंट्स है। यूनिट 2 खत्म। कोई पॉइंट है पूछना है, किसी को डिस्कस करना है तो बोलो। तो लेट्स गो ऑन फॉर द थर्ड यूनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 10 का पूरा निचोड़ है। All agreements are contract if they are made with free consent of parties committed to contract for a lawful consideration with a lawful object and which are not hereby expressly declared as void. Okay. Then capacity, इसमें अंदर हम एक एक चीज देखते हैं। ये है सेक्शन 10, अब आते हैं सेक्शन 11 पे। Capacity to enter into contract. Every person is competent जिसने मेजोरिटी का एज कंप्लीट कर दिया अंडर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, जो साउंड माइंड का है अंडर सेक्शन 12, और लास्टली इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग टू विच ही इज सब्जेक्ट। अब एक चीज देखते हैं। मेजोरिटी, एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, इंडिया में रहने वाला नागरिक हो जरूरी नहीं है, रहता है मैथ्यू है जो अमेरिका का है तो भी उसको ये प्रोविजन लग जाएगी। एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया शैल अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 साल, 18 साल पर वो मेजर हो जाता है। देन लॉ रिलेटिंग टू माइनर, 15 पॉइंट्स है, ये पूरे के पूरे याद करने अच्छा रहेगा। एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स तो आपको याद रहने चाहिए। वाइस तो
सिंपल सी चीज है। अगर ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क के लिए तो आपने 15 पॉइंट लिखने हैं आधे आधे मार्क के हिसाब से, बट अगर 4-5 पॉइंट के लिए आता है, 4-5 मार्क के लिए आता है तो 8 पॉइंट आधे आधे मार्क के हिसाब से अपने लिखने एक्सपेक्टेड है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड ab initio। इसके लिए केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। एक माइनर के साथ का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होएगा। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी। मेजर होने के बाद आप माइनॉरिटी के दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं कर सकते। नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते, लेकिन चलो वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ऐसा नहीं कह सकते। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड ऑफ इनिशियो है, लेकिन माइनर अगर चाहे तो उसे एनफोर्स कर सकता है। अगर वो बेनिफिशियरी तो बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का ले सकता है। सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। का एग्जांपल, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, हाउएवर ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। यस, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। कुछ भी हो गया तो वो बोल सकता है साहब मैं माइनर हूं, मुझे माफ करो, है ना। वो अगर माइनर है तो वो कह सकता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था माना, लेकिन मैं तो वैलिड मतलब वो कंपिटेंट ही नहीं हूं, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो मुझे माफ कर दो। तो कुछ उसने बेनिफिट रिसीव किया है तो वो भी उसको वापस देने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, सेक्शन 68 मैंने बताया था, सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72 ये 5 सेक्शन है जो क्या है, ये 5 सेक्शंस क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सामने लिखा है, मैं भी क्या, सेक्शन 68 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा जब भी नेसेसरी सप्लाई होती है किसी भी माइनर को और एनी अदर पर्सन टू होम माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, उसके ऊपर डिपेंडेंट उसके छोटे भाई बहन उसकी माता वगैरह जो भी है, इनको ये चीजें किसी पर्सन ने माइनर को या अदर पर्सन को जिसको माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट दिया है, तो उस सिनेरियो में माइनर की स्टेट लायबल रहेगी ये पे करने के लिए। माइनर कभी लायबल नहीं हो सकता, बट माइनर की स्टेट से पैसा वसूला जा सकता है अगर स्टेट है तो। माइंड द वर्ड नॉट नेसेसिटीज बट नेसेसरीज, मैंने जानबूझ के नेसेसिटीज कट करके नेसेसरीज लिखा है कि आपको समझ में आए। नेसेसिटीज नहीं नेसेसरीज। व्हाट इज नेसेसिटी, सबके लिए सेम है। व्हाट इज नेसेसरी, सबके लिए अलग अलग है। जो चीज मेरे लिए नेसेसरी आपके लिए नेसेसरी हो जरूरी नहीं है, राइट। कोई यूएस में रहने वाला पर्सन रहेगा, उसके लिए रूम हीटर नेसेसरी है, हमारे लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इतनी गर्मी ऑलरेडी है, राइट। So necessaries means those things that are essentially needed by that minor. Expenses on minor's education और funeral ceremonies, इससे पहले इसमें marriage भी था, लेकिन तब minor के marriage allowed थे, अब नहीं है। Necessaries include all things as reasonable persons would supply to an infant in that class of society, minded society। मतलब society के जो तबके में जिस क्लास में आप रहते हो उसके हिसाब से आपके necessaries के खर्चे बदल सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, इज इट एनफोर्सेबल, यस इट इज एनफोर्सेबल, बट ये तभी एनफोर्सेबल है जब माइनर के बेनिफिट के लिए है। अगर ये वॉइड रहेगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए आपके गार्डियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये गार्डियन तभी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब आप सिर्फ साधारण गार्डियन नहीं, सर्टिफाइड गार्डियन हो दैट इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट हो, और उसमें भी कोर्ट ने आपको सैंक्शन दिया कि हाँ आप इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनर के बिहाफ पे सेल परचेज कर सकते हैं, तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा सर्टिफाइड गार्डियन ऐसा गार्डियन जो कोर्ट ने अपॉइंट किया। क्यों, आपकी नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप के हिसाब से कोई भी नहीं है आपके पास और कोई मेजर है भी नहीं, तो कोर्ट एक आदमी अपॉइंट करता है आपकी जायदाद, माइनर की जायदाद संभालने के लिए जब तक वो 21 माइंडेड नॉट 18 21 ईयर्स का नहीं होता। यहाँ पर इकलौती केस है जहाँ 21 साल के बाद उस प्रॉपर्टी के लिए वो माइनर के बजाय मेजर माना जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में 18 के बाद वो मेजर हो जाएगा। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता। माइनर की कोई लायबिलिटी कभी बनती ही नहीं तो इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता। एक माइनर पार्टनर तो नहीं बनता है बट कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहा है। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर कैन नॉट बाइंड द पेरेंट और गार्डियन। माइनर जाके अपने पेरेंट या गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता, मतलब माइनर एजेंट तो है लेकिन अपने पेरेंट या गार्डियन को एम्प्लॉयड एजेंसी के अंदर बांध नहीं सकता। अगर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट किया किसी माइनर और अडल्ट ने मिलके तो उस केस में माइनर लायबल नहीं है बट अडल्ट तो लायबल रहेगा। अगर किसी माइनर के लोन के लिए किसी गारंटर ने श्योरिटी बन दिया, कोई मेजर श्योरिटी बन गया, गारंटर बन गया, तो माइनर से तो लोन वसूला नहीं जा सकता, लेकिन जो मेजर श्योरिटी है उससे लोन वसूला जाएगा। माइनर एज ए शेयरहोल्डर, क्या माइनर शेयरहोल्डर हो सकता है? नहीं, he cannot be a member of company by application or allotment but can be member of minded fully paid up share, जिसके ऊपर कोई पैसा पे करना बाकी नहीं है, और वो भी एक तो ट्रांसफर से या ट्रांसमिशन से। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट नहीं हो सकता माइनर को। किसी मेजर को अलॉट हुआ है, उसने फुली पेड अप शेयर्स माइनर को अगर ट्रांसफर किए हैं तो वैलिड है। गलती से माइनर का नाम आ गया जो फुली पेड अप शेयर्स नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट द्वारा उसे मिल गए, तो कंपनी क्या करे, इमीडिएटली उसे कैंसिल कर दे और पूरा पैसा वापस दे दे और रजिस्टर ऑफ मेंबर से माइनर का नाम हटा दे। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, दैट इज लायबिलिटी फॉर सिविल रॉन्ग। माइनर होता है लायबल, यस। सिविल रॉन्ग दो टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल नॉट सिविल, राइट,
टॉर्ट दो टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तोड़ना और अदरवाइज लीगल ऑब्लिगेशन तोड़ना। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तोड़ने के केस में माइनर लायबल नहीं है, क्यों? अरे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन तो है उसके ऊपर, नॉर्मल जगह पे थूकना नहीं वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसा कुछ करता है जिससे किसी को नुकसान होता है तो माइनर टॉर्ट्स के लिए वैसे लायबल होएगा। माइनर कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं आएगी माइनर पे, बट टॉर्ट की लायबिलिटी अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ सकती है। ये हो गया माइनर की केसेस। अभी सेक्शन 11 हो गया, सेक्शन 12 में चलते हैं। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड। किसको साउंड माइंड का पर्सन कहा जा सकता है? If at the time when he makes the contract, he is capable of understanding the contract and forming a rational judgment as to its effect upon his interest, उसके इंटरेस्ट के ऊपर, उसके बेनिफिट के ऊपर क्या इसके इफेक्ट आने वाले, ये अगर बता सकता है, समझ सकता है वो, तो कहा जा सकता है कि ये पर्सन साउंड माइंड का है। जो जनरली असाउंड माइंड का होता है, लेकिन कभी कभी साउंड माइंड का होता है, वो साउंड ल्यूसिड इंटरवल के दरमियान जब वो साउंड है तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जनरली जो साउंड माइंड वाला पर्सन है, लेकिन कभी कभी झटके आते हैं पागलपन के, तो उस दरमियान वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड। याद रखिएगा सेक्शन 68 दैट इज नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, इनको भी लगता है, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को भी वो सेक्शन 68 लगता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन कौन होता है? ल्यूनाटिक, इडियट, डिलीरियस फ्रॉम फीवर, इतना बुखार चढ़ गया है कि बड़बड़ा रहा है आदमी, ड्रंक, जो शराब पी चुका है, अंडरगोइंग अ डिजीज कॉजिंग मेंटल डीके, जिस ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं जहां पर दिमाग खराब होता है, एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया और अल्जाइमर्स। कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड। अरे बार बार हो गया, 2 बार हो गया ना, इसको हटाना पड़ेगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, डिस्क्वालिफाइड मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको लॉ ही अलाउ नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा पर्सन के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड। एग्जांपल है फॉरेन सॉवरेनियंस या एम्बेसडर्स, दूसरे कंट्री के हमारे देश में जो राजदूत है उन पे वैसे ही केस नहीं कर सकते। अब केस नहीं कर सकते, इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों करने देते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। एलियन एनिमी, ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ इंडिया वॉर फुटिंग पे, नाउ यू नो व्हाट आई मीन। कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते तो वो डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट पुरते। कॉन्विक्ट्स, अक्यूज नहीं, कॉन्विक्ट्स जो आरोपी है वो नहीं, जिनको सजा सुना दी गई है, जो गुनहगार मान लिए गए हैं कोर्ट द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट, माइंड द वर्ड नॉट इंसॉल्वेंट बट द अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोई पर्सन की इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही है, तब वो नया कॉन्ट्रैक्ट लेके नई ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट कर सकता। वंस कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ तुम्हारा इंसॉल्वेंसी खत्म हो गया, अब तुमको पुराना कोई भी पैसा नहीं मांगेगा, अब आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इंसॉल्वेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, द करेक्ट वर्ड रादर फ्रेज इज नॉट इंसॉल्वेंट बट द अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो ये हो गया सेक्शन 11 और 12, दैट इज कंपिटेंस ऑफ पार्टीज। अब हम आते हैं फ्री कंसेंट, उसके लिए समझना जरूरी है कंसेंट। कंसेंट है सेक्शन 13 में, देखो हमने देखा 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद देखा हमने 11 और 12, दैट इज कंपिटेंस ऑफ पार्टीज। 12 में फ्री साउंड माइंड है। फिर 13 कंसेंट, क्या बोला है? 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसे लैटिन में कहा जाता है कंसेंसस एड इडम। कंसल्टेशन को लैटिन में क्या कहा जाता है? क्विड प्रो को। दैट यहाँ पर कंसेंसस एड इडम का मतलब है अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंट सेक्शन 13। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट। कंसेंट मे बी फ्री और नॉट फ्री। सिर्फ फ्री कंसेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, कुछ नया बन जाएगा। क्या देखते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है कंसेंट फ्री कौन सी होती है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये पांचों के पांचों चीजों में से एक भी चीज अगर आ जाती है तो कंसेंट फ्री नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। कंसेंट बाय कोएर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या अंडर इन्फ्लुएंस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी नॉट वैलिड बट voidable, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। और कंसेंट अगर मिस्टेक से आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी void, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे। समझा? अभी एक एक चीज देखते हैं। कोएर्जन सेक्शन 15। कोएर्जन इज व्हाट? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड विधान जिसे मना करता है वो चीज करके, सामने वाले को डरा धमका के, मर्डर करूंगा ऐसा डरा के, या मर्डर करके किसी का, आई डोंट नो, अगर आप हाँ निकालते हो तो वो कंसेंट कोएर्जन से आई है, ऐसा माना जाएगा। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन। तो किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन किया, अटका के रख दिया हाँ निकालने के लिए, तो दैट विल अगेन बी कोएर्जन विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। एनी पर्सन, नॉट दैट पर्सन, एनी पर्सन। मतलब मैं मर्डर का धमकी दे रहा हूँ एक्स को और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वाई के साथ, और उसको बता रहा हूँ कि मैं एक्स को मर्डर का धमकी दे रहा हूँ, तो हाँ नहीं बोला तो उसको मर्डर कर दूंगा, तो दिस वाला केस भी कोएर्जन है।
तो कोएर्जन नॉट नेसेसरली इनिशिएटेड अगेंस्ट द पार्टी और फ्रॉम द पार्टी। ये थर्ड पार्टी के बीच में भी कोएर्जन चल सकता है। नहीं समझता है तो पूछिए। को लिखा है कोएर्जन में प्रोसीड फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। तो कोएर्जन कहीं पर भी आ सकता है। व्हाट इज कोएर्जन? इट इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with an intention of causing that other person to enter into an agreement. Coercion may proceed from any other person। ये हमने देखा effect of coercion section 19 कहता है it is voidable, mind it 19 and 72 कहता है 68, 69, 70, 71, 72 72 कहता है a person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, quasi कॉन्ट्रैक्ट है, वापस देना पड़ेगा आपको जो भी बेनिफिट मिला है कोएर्जन के अंदर वाले कॉन्ट्रैक्ट में। और थ्रेट टू कमिट सुसाइड, इज इट कोएर्जन? यस, बिकॉज कमिटिंग सुसाइड इज पनिशेबल ऑफेंस विद व्हाटएवर इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है। अभी अंडर इन्फ्लुएंस कोएर्जन के लिए ना रिलेशन हो आपस में पार्टीज के जरूरी नहीं है, बट अंडर इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशन होना जरूरी है। क्या है डेफिनेशन? ओके, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other। एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को, इच्छा को डोमिनेट कर सकती है and he uses that position to obtain unfair advantage over the other। वो पोजीशन को इस्तेमाल करता है अनफेयर एडवांटेज रिसीव करने के लिए। दो पार्टीज में रिश्ता है, एक पार्टी सुपीरियर दूसरी सबऑर्डिनेट है और सुपीरियर पार्टी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल लेती है ऑब्टेन करने के लिए क्या? अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, तब अंडर इन्फ्लुएंस हुआ ऐसा कहा जाएगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? नियर रिलेशन जरूरी है, पार्टीज के बीच में कुछ रिश्ता हो और रिश्ता हो जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा को डोमिनेट करने की ताकत रखे। पहला है रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी। एग्जांपल रियल का मास्टर और सर्वेंट, दिखता है मालिक है और एम्प्लॉई है। अपरेंट फादर चाइल्ड, मतलब दोनों दोस्त के जैसे रहते हैं बट फिर भी पिताजी का तो अथॉरिटी होता है, अपरेंट अथॉरिटी होती है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रिक्वायरिंग ट्रस्ट, भरोसे के रिश्ते जैसे सॉलिसिटर क्लाइंट, हस्बैंड वाइफ, क्रेडिटर डेटर, इनमें भरोसा होता है, ये रिश्ता तोड़ो ना। मेंटल डिस्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक बहुत बूढ़ी औरत है, ओल्ड एज की वजह से डिस्ट्रेस में है। एक पर्सन आता है जो नर्सिंग का काम करता है, मतलब सेवा शुश्रूषा करता है और इतनी अच्छी सेवा करता है कि वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देती है। जहाँ पर 5,000 रुपए महीने 10,000 रुपए महीने से वो काम कर सकता था, उसको 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नाम पर करवा दी। सो दैट वाला कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड अंडर अंडर इन्फ्लुएंस। अरे भाई वो आदमी बोलेगा मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ उनके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस लाया ही नहीं, फिर ये पॉइंट काम आएगा। मेंटल डिस्ट्रेस, where mental capacity is temporarily or permanently affected due to mental or bodily distress, illness or important old age। जो मैंने अभी आपको बताया, that is a case actually, not case actually, what is a case study asked in the exam। इससे पहले एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। अनकॉन्शनेबल बार्गेन, जहां पर पैसा उधार दिया जाता है वहां पर बार्गेन किया गया 25%, 30% साल का, बहुत ज्यादा ब्याज है, तो ये वाला विल बी इनवैलिड। लेकिन ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ बैंक वगैरह द्वारा तो वैलिड रहेगा, बट कोई प्राइवेट साहूकार करते हैं तो ये इलीगल मान लिया जाता है। याद रखिएगा इसका ऑब्जेक्ट है अनफेयर एडवांटेज लेना। कोएर्जन का सॉरी अंडर इन्फ्लुएंस का ऑब्जेक्टिव है अनफेयर एडवांटेज लेना ओवर अदर पार्टी। बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इफ पार्टी विशेस टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अंडर इन्फ्लुएंस, जो पार्टी इंफीरियर है वो बोलते अरे हमारे साथ में बुरा हो गया, हमारे ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस आया, तो भाई आप प्रूव कीजिए क्या अदर पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल, वो पार्टी सुपीरियर है आपसे। अदर पार्टी एक्चुअली यूज दिस पोजीशन टू ऑब्टेन हिज कंसेंट, उसने उसकी पोजीशन का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल करके कंसेंट निकाली और ट्रांजैक्शन अनकॉन्शनेबल है। मतलब ये वैलिड नहीं, सर बोलो ना 10 लाख के कार में 2 लाख में क्यों बेचूंगा, उसने मेरे ऊपर ऐसा अपनी अथॉरिटी बताई, इस वजह से मैंने हाँ बोल दिया। ठीक, याद रखिएगा सेक्शन 19 कोएर्जन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन में लगता है, बट सेक्शन 19 है सिर्फ और सिर्फ अंडर इन्फ्लुएंस में लगता है। मतलब अंडर इन्फ्लुएंस में 19 भी लगता है और 19A भी लगता है। क्या कहता है 19A? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट वाज कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस, वॉइडेबल। एडिशनली सेक्शन 19A कहता है any such contract may be set aside either absolutely or if party who was entitled to avoid the contract has received any benefit upon such terms and conditions as court may seem just। कोर्ट आ गया पिक्चर में, अभी तो कोर्ट नहीं था। अगर कोर्ट कहता है कि भाई साहब अरे ये सही नहीं हुआ है, पूरा के पूरा या फिर पार्शियली सेट असाइड करो, तो ये पूरा के पूरा या पार्शियली सेट असाइड किया जा सकता है। माइंड कोएर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में पूरा के पूरा अवॉइड होता है
अंडर इन्फ्लुएंस में पूरा या आधा अधूरा अवॉइड हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा पूरा या आधा अधूरा? कोर्ट। फुट सॉरी फ्रॉड, सेक्शन 70। फ्रॉड क्या मतलब, क्या डेफिनेशन ये लिखी हुई, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट or with his connivance or by his agent with an intent to deceive to whom, to another party or his agent, or to induce him to enter into contract। कौन सी एक्शन? फॉलोइंग एक्ट्स बोला है ना, 5 एक्ट्स बताई गई है। पहली एक्शन है सजेशन एज टू अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। एक आदमी को पता है, जो वो फैक्ट के बारे में, लॉ के बारे में नहीं, फैक्ट के बारे में कह रहा है, वो बिलीव करता है कि वो ट्रू नहीं है, या बिलीव नहीं करता है कि ट्रू है, बट फिर भी बोलता है कि ये ट्रू है। मतलब जिसको पता है कि जो वो बोल रहा है वो गलत है, फिर भी वो बोलता है, तो हम कहेंगे अरे ये तो फ्रॉड हो रहा है। जिसको पता ही नहीं है वो जो बोल रहा है वो गलत है, फिर भी बोल रहा है, तो वो फ्रॉड नहीं कर रहा है, गलती से हो गया, उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जानबूझ के करना फ्रॉड है, गलती से करना मिस रिप्रेजेंटेशन है। जब जानबूझ के किया जाता है ना, मेंस रिया नाम से एक चीज होती है, प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। दूसरा है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, जिसे नॉलेज या बिलीफ है फैक्ट का, उस वो एक्टिवली कंसील करता है उस डिफेक्ट को, तो उसे हम कहेंगे फ्रॉड कर रहा है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ऐसा कोई वादा करते हैं जो परफॉर्म करने का इच्छा ही नहीं है या इंटेंट ही नहीं है सामने वाले का, तो इसे हम कहेंगे कि फ्रॉड किया है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, दूसरा कोई भी ऐसा आपने गेम कर दिया जिसकी वजह से सामने वाला ठगा जाने वाला, डिसीव होने वाला, तो उसे हम कहेंगे फ्रॉड हो रहा है। और लास्ट any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent, जो लॉ कहता है कि ये fraudulent है, वो चीज fraudulent कहलाएगी। उसके बाद essential elements of fraud, there must be representation or assertion that must be for, एक सिंपल है, पढ़ लेना चाहिए तुमने, कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। silence amounts to fraud, yes, सिर्फ 2 केसेस में, otherwise silence does not amount to fraud। पहला केस, there is duty to speak, और फिर भी चुप रखा, और दूसरा जहां कुछ नहीं बोला लेकिन कुछ ना कहना ही कहने के बराबर था। तो ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, तो मैंने जितनी जोर से यस बोला, नहीं बोलने का तुमने, क्या साइलेंस फ्रॉड है? नहीं नहीं नहीं, साइलेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन 2 केस में साइलेंस फ्रॉड है, जहां पर आपका कहना काम था और आप कुछ कहे नहीं, भाई आलू अच्छे क्या, आपने कुछ कहा ही नहीं, तो दैट विल बी फ्रॉडुलेंट साइलेंस, अगर आलू अच्छे नहीं है तो। और दूसरा, आपने कुछ कहा नहीं लेकिन सिर्फ स्माइल दे दिया, तो इसका आपका कुछ ना कहना ही कहने के बराबर, नहीं आलू तो अच्छा है, राइट। तो ये दोनों भी केसेस में साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, अदरवाइज साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ओके, ये जो सारे पॉइंट्स दिए ना, ये मैंने एक बॉक्स के अंदर डाल दिए। एक रिप्रेजेंटेशन हुआ है जो लॉ का नहीं फैक्ट का है। गलत स्टेटमेंट लॉ के बारे में दिया तो सामने वाले की गलती है, अपनी भी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे लॉ पता नहीं है, ठीक है चलता है, तुमको तो पता होना चाहिए, ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कह सकते हैं। बट रिप्रेजेंटेटिव फैक्ट के बारे में है, जो किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आपने कोई स्टेटमेंट दिया जो फ्रॉडुलेंट है तो फर्क नहीं पड़ता, पहले देना जरूरी है। और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट दिया ऐसा नहीं, नॉलेज भी है जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है वो फ्रॉडुलेंट है ये, और अदर पार्टी उस स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर इंड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक उसको लॉस होता है। तो रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले दिया है, उस स्टेटमेंट के भरोसे के ऊपर सामने वाली पार्टी ने एक्ट किया है और उसको लॉस हुआ है, ये 5 चीजें हैं, तो बधाई हो, फ्रॉड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते सेक्शन 19 के अंदर। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड वॉइडेबल है, वॉइड कर सकते या वैलिड भी कर सकते, आपकी मर्जी है। पार्टी डिफ्रॉडेड एज फॉलोइंग रेमेडी, पहला रेसिड करो कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा डैमेजेस मांगो, डैमेजेस मांगना व्हाट टू से कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक में नहीं है, सिर्फ फ्रॉड में है। कैन इंसिस्ट अपॉन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आल्सो, मतलब परफॉर्मेंस मांगा जा सकता है of the contract on the condition that he shall be put into a position in which he would have been had the representation made been true। जो आप कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सही अगर होता तो क्या होता, उस पोजीशन में मुझे डाल दो, ये कहना भी फ्रॉड होने के बाद आपका हक माना जाएगा, ये इफेक्ट ऑफ फ्रॉड है। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड ऑन द इन द फॉलोइंग केस, फ्रॉड हुआ लेकिन फिर भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, कब? जब डिफ्रॉडेड पार्टी हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, सामने फ्रॉड किया लेकिन तुम क्या आंख बंद करके बैठे थे, तुम भी तो थोड़ा बहुत देख सकते थे, जो फ्रॉड हुआ वो रीजनेबल मींस के साथ डिस्कवरेबल था, तो ये फ्रॉड, आप जितना सामने वाली गलती उतनी आपकी भी गलती है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरा, ऐसा कोई फ्रॉड हुआ जिसके सबको नुकसान ही नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ नहीं तो रो किस चीज की ले रहे हो, यू गेटिंग इट। तो फ्रॉड अगर होता है बट उसकी वजह से कोई लॉस सफर नहीं होता है सामने वाली पार्टी को, तो
फ्रॉड के बेसिस के ऊपर आप अवॉइड नहीं कर सकते और एट द सेम टाइम फ्रॉड करने की कोशिश की, लेकिन ये स्टेटमेंट फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट ही बेस नहीं था आपके हाँ बोलने के लिए, आपने तो किसी और रीजन की वजह से हाँ बोल दिया, तो दिस विल अगेन बी अ स्टेटमेंट नॉट इंड्यूसिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू बी फ्रॉडलेंट, और ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं किया जा सकता। देन मिसरिप्रेजेंटेशन नॉनसेंस है, गलती से अगर हो गया तो मिसरिप्रेजेंटेशन, जानबूझ के किया तो फ्रॉड। ये डेफिनेशन मुझे खुद याद नहीं होती, इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं आप याद कर पाओ, अगर हो पाए तो नथिंग लाइक इट। आते हैं मिस्टेक के ऊपर, ज्यादा डिटेल में घुसना नहीं, चार्ट देख लेते खत्म कर देते। मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है दोनों पार्टीज के पार्ट पे या एक पार्टी के पार्ट पे किसी चीज के बारे में एरानस अंडरस्टैंडिंग, ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो सही नहीं है। मिस्टेक दो तरह की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इंडियन लॉ का अगर मिस्टेक हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वैलिड है। इंडियन लॉ का मिस्टेक अगर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बिकॉज लैटिन में कहा जाता है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे कायदा ही पता नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं। आप रॉन्ग साइड गाड़ी ले जाते हो और पुलिस आपको पकड़ लेते हैं और बोलते पाउती फाड़ा, आप बोलोगे क्या कि नहीं मुझे पता ही नहीं था, बोलोगे जरूर, लेकिन वो नहीं मानेंगे, बिकॉज इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। लेकिन फॉरेन लॉ का मिस्टेक, भाई फॉरेन लॉ सबको पता थोड़ी ना, इंडियन लॉ पता हो सही है, बट फॉरेन लॉ कैसे पता होगा? तो फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज गुड एज इट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो टाइप की होती है, यूनिलैटरल और बायोलैटरल। यूनिलैटरल मिस्टेक में आइडेंटिटी ऑफ पर्सन के बारे में मिस्टेक हो गया या कैरेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में मिस्टेक हो गया। यूनिलैटरल मिस्टेक केस में माइंडेड इट इज वैलिड, सिर्फ तुम्हारी गलती, मेरी गलती नहीं, तो मैं क्यों सफर करूं, राइट है? मेरी गलती है, तुम्हारी गलती, तो आप क्यों सफर करें? एक ही पार्टी की गलती है, मिस्टेक यूनिलैटरल है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। बट बायोलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, bilateral mistake of fact, not of law, not unilateral, bilateral mistake of fact, contract void है। ओके, bilateral mistake of fact कैसे कैसे हो सकता है? मिस्टेक है तो सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी, आइडेंटिटी, प्राइस, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, टाइटल, ओनरशिप ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इसके बारे में मिस्टेक हो गया, अवॉइड कर देते। मैंने बोला गेहूं भेज दूं, 4 भेज दूं, 4, आपने बोला हाँ, अब मेरे दिमाग में है 4 वो से ट्रक और आप बोल रहे 4 बोरी, अब ऑब्वियसली देयर इज अ मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब इतना हेवी मिस्टेक हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर देंगे, क्योंकि आप 4 ट्रक गेहूं खरीदोगे नहीं और 4 बोरियां में बेचूंगा नहीं। बायोलेटरल मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल हो या मिस्टेक या फिजिकल हो, आपको भी पता नहीं है कि इलीगल हो गया कॉन्ट्रैक्ट और मुझे भी पता नहीं, या फिजिकली डिस्ट्रक्ट हो गया ये पता नहीं है दोनों को भी चीज, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, मिस्टेक पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से बायोलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मान के अवॉइड किया जा सकता है। तो सेक्शन 20 और 22। ओके गाइस, मैंने 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं, उसके बाद में विल बी रिज्यूमिंग। लीगल ब्रीफ, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन की तरफ चल रहे हैं हम, ये सेक्शन 23 24 का कॉम्बिनेशन है। ओके, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट्स है, और 7वें के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लीगल ब्रीफ, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में 7 पॉइंट और 7वें में 9 पॉइंट्स है। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल, तो वर्ड हो जाएगा कब? जब इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन दोनों एक साथ ही देखे जाते हैं, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, या फॉरबिडन नहीं है बट ऐसे नेचर के कि अगर परमिट किया तो ये प्रोविजन ऑफ लॉ, दूसरी कोई प्रोविजन ऑफ लॉ तोड़ देंगे। जैसे कोचिंग देना इलीगल तो नहीं है, बट कोचिंग देना टू डिफ्रॉड गवर्नमेंट, टू जेब कतरना, और कोचिंग फॉर मर्डर, दीज आर ऑल इलीगल। रादर वैसे तो लीगल है कोचिंग, बट ऐसी चीज किया तो इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, इसलिए दिस विल बी अनलॉफुल। व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, when it involves to the injury to the person or property of another, किसी भी पर्सन को या दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई अगर अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, दैट विल बी अनलॉफुल कंसिडरेशन वाला अग्रीमेंट। अपना ही घर तोड़ने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इट्स वैलिड, रीजन रिकंस्ट्रक्ट करना है भैया, दूसरे का घर तोड़ने का क्या रीजन है, राइट? तो दैट विल बी इलीगल, अनलॉफुल। जहां कंसिडरेशन इज इमोरल और जब इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। If allowed, it will defeat the provision of law. When it is fraudulent, it involves injury to the person or property of another, it is immoral, or when it is opposed to public policy, it is fraudulent। ये रह गया था opposed to public policy, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर छोटे छोटे 2 3 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रेडिंग विद एनिमी, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया के साथ वॉर फुटिंग पर रहने वाले कंट्री का सिटीजन है, ऐसे पर्सन के साथ का कोई भी ट्रेडिंग विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी से अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट इसको मना करती है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, कायदे के साथ खिलवाड़ करने के लिए अगर आप पैसा ले देकर
कॉन्ट्रैक्ट करते हो पैसा लेने देने का, या फिर प्रोसिक्यूशन में गड़बड़ करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दैट विल बी स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी, जहां पर इट इज अनरीजनेबल और इज मेड विद अ मलिशियस मोटिव. मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? किसी को भी कोई एग्जिस्टिंग केस को कंटिन्यू करने के लिए मदद करना. शैम्पर्टी सेम चीज, बट मेंटेनेंस के अंदर पैसा वापस मिलता है, और शैम्पर्टी के अंदर जो केस आप लड़ रहे हो वो जीतने के बाद जो आएगा उसका शेयरिंग होता है, उसे हम शैम्पर्टी कहते हैं. ये लीगल है, तो फिर यहाँ क्यों आया? ये लीगल है, बट अगर ये अनरीजनेबल है या मलिशियस मोटिव, किसी को ठगने के हिसाब से, तकलीफ देने के हिसाब से, नाम खराब करने के हिसाब से अगर आप ये सब कर रहे हो, आपके दुश्मन के अगेंस्ट में किसी ने केस किया है और आप उसको पैसा प्रोवाइड करो, ये प्रूव हो गया कि आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, आपका सिर्फ मलिशियस मोटिव है, नाम खराब करने का मोटिव है, तो दिस वाला कॉन्ट्रैक्ट विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी के केस में चल सकता है कि एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी के आदमी के ऊपर केस करने के लिए तीसरे आदमी को पैसा देता है कि तू उस पर केस कर, तो दिस विल बी मलिशियस मोटिव की वजह से होने वाला what to say शैम्पर्टी, sorry not शैम्पर्टी, मेंटेनेंस, और इट विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, सॉरी उसके ऊपर का रह गया. ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस और टाइटल्स. माइंड द वर्ड पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी पोजीशन, कलेक्टर, तहसीलदार, जो भी, और टाइटल्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसी चीजों की खरीद फरोख्त, ट्रैफिकिंग, बाइंग सेलिंग अलाउड नहीं है, इलीगल है, राइट. प्राइवेट ऑफिस में चल सकता है, अगर आपको कोई जॉब चाहिए है और कोई प्राइवेट ऑफिस नॉट पब्लिक फंडेड, प्राइवेट ऑफिस वाला बोलता है कि 2 लाख रुपए तो जॉब मिल जाएगी, तो ये लीगल है. बट गवर्नमेंट ऑफिस वाला बोलता है तो इलीगल है. गवर्नमेंट फंडेड ऑफिस बोलता है, एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको ग्रांट मिल चुकी है, वो भी इलीगल माना जाएगा. अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिससे मोनोपोली क्रिएट होगी, दैट विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. एग्जांपल, अमेज़न ने केस कर दिया था रिलायंस और फ्यूचर रिटेल्स, बिग बाजार के ऊपर. ये दोनों जब मर्ज हो रहे थे, इन्होंने बोला यार ये तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट खड़ी हो जाएगी जो रिटेल ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो कंपटीशन कमीशन ने इसको मना कर दिया बिकॉज इट वाज क्रिएटिंग मोनोपोली. मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स या मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, पैसा देना किसी को कि मेरे लिए वाइफ प्रोक्योर करके लाओ या हस्बैंड प्रोक्योर करके लाओ, तो दैट विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो शादी.com वगैरह जैसे जो वेबसाइट्स है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट जिनको हम कहते हैं, दोज आर नॉट इलीगल बिकॉज वो कोई हस्बैंड या वाइफ लाने का वादा नहीं करते, वो सिर्फ डेटा होस्टिंग करते हैं. इट इज फेसबुक फॉर जिनको शादी करना है बस. इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, जज साहब को या किसी और को जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं उनको पैसा देकर अपने फेवर में केस को झुकाना वाला अग्रीमेंट है, तो दैट विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट आप कर रहे हो जहां पर आपका ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट सेटअप हो रहा है, मतलब आपका जो काम है उसके अगेंस्ट में आप कुछ काम कर रहे हो, ऐसा अग्रीमेंट करो जिसकी वजह से आपका काम खराब होने वाला है, तो दैट वाला अग्रीमेंट विल बी वॉइड, अनलॉफुल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. और कंसिडरेशन जहां अनलॉफुल है पार्ट में, अरे ये इधर आ गया, एक्चुअली सेक्शन 24 है. कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट अगर है तो भी पूरा की पूरा कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा अगर उसका टुकड़ा अलग से नहीं निकल सकता, सेवरेबल नहीं है तो. सो अभी आते हैं वर्ड एग्रीमेंट. तो हमने देखा 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 11 और 12 अनसाउंड माइंड, सॉरी फ्री नॉन कॉम्पिटिटिव पार्टीज और अनसाउंड माइंड, 13 कंसेंट, 14 फ्री कंसेंट, 15 कोरिजन, 16 अंडर इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 इन सब के इफेक्ट वॉइडेबल, 19 ए अंडर इन्फ्लुएंस के केस में कोर्ट इसे कंप्लीटली या पार्शियली सेट असाइड कर सकता है, एनफोर्स करवा सकता है. 19 ए, 20, 21, 22 मिस्टेक, 23, 24 अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल कंसिडरेशन इन पार्ट, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट, 24, 23, 24, 25 न्यूडम पैक्टम, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ एक्सेप्शंस हैं. अभी 26 अग्रीमेंट रिस्ट्रिक्ट ऑफ मैरिज, वॉइड, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिससे शादी ना करने का वादा लिया दिया जा रहा है तो वॉइड है, ऐसा अलाउड नहीं है. इंडिया में शादी करना तो वाह वाह. ओके, अग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड, ये भी वॉइड है लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है. पहला, सेल ऑफ गुडविल वेयर रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड आर रीजनेबल, गुडविल सेल करने के बाद आप रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो कि भैया 2 किलोमीटर के दायरे में 5 साल तक आप बिजनेस नहीं करोगे कंपीटिंग वाला, तो इट इज वैलिड. अंडर सेक्शन 36 आउटगोइंग पार्टनर अग्री करता है नॉट टू कैरी कंपीटिंग बिजनेस, वैलिड है. और सेक्शन 11 के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर अग्री करता है कि नहीं नहीं अभी हम कंपनी बिजनेस नहीं करेंगे, जो हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस है उसी पे फोकस करेंगे, दैट विल आल्सो बी वैलिड. इसमें एक और चीज आ जाती है, एग्जांपल अगर कोई प्रोफेशनल आपके सर्विस में, आप डॉक्टर और आपने एक सर्जन को एम्प्लॉयमेंट दिए, तो आप उसके साथ अग्रीमेंट कर सकते हो कि जब तक मेरी एम्प्लॉयमेंट में तब तक प्राइवेट प्रैक्टिस तू सेटअप नहीं करेगा, तो दैट इज वैलिड एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट. तो 4 एक्सेप्शंस आते हैं ना कि 3. और अग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में कोई अगर आप अग्रीमेंट करते हो कि भाई मेरे ऊपर केस नहीं करना, तो दैट विल बी वॉइड. बट इसमें ऐसा अग्रीमेंट के अंदर एक्सेप्शन रहेगा, आर्बिट्रेशन, केस नहीं करना, आर्बिट्रेशन के लिए आप जाएंगे बट वो रिटर्न में होना जरूरी है.
अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन सेक्शन 29, इससे पहले हम देख चुके हैं। और वेजरिंग अग्रीमेंट सेक्शन 30, वेजरिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर सट्टा पकड़, समझ लो सिर्फ सट्टा, इंग्लिश में कैसा बोलेंगे उसको, एसेंशियल्स पहले वेजर की समझते हैं। प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, माइंड द वर्ड, जिस भी क्वेश्चन में मनी और मनी इज वर्थ ये दोनों साथ में दिख जाएंगे ना, तो वेजरिंग का ही आंसर क्वेश्चन है, मान लेना। प्रॉमिस इज कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, ऐसा इवेंट का आउटकम अनसर्टन है और हर एक पार्टी को चांस टू विन और लूज है और इंटेंशन का बेट है, और किसी भी पार्टी का इस इवेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ना कि वेजरिंग। 6 यूनिट में हम देखेंगे उसे। ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर, लॉटरी अलाउड है, हाँ इलीगल है, बट पर्सनल अर्निंग लॉटरी इज नॉट पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड। क्यों? लॉटरी चला कौन रहा है? गवर्नमेंट ही चला रही है। महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, सिक्किम स्टेट लॉटरी, लोटो, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट ही चला रहा है। दूसरा, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन, ये भी वेजर जैसे लगते हैं बट होते नहीं है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चमार बंगवाला। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, ये सारे इसमें आते हैं। ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग विद वेजर ट्रांजैक्शन बट आर नॉट वॉइड, ये वॉइड नहीं है। चिटफंड, श्रीराम चिटफंड वगैरह सुना होगा, ये वॉइड नहीं है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन जिसको लीगल प्रोटेक्शन है, जैसे स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन को सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और सीबी एक्ट दोनों का भी प्रोटेक्शन है, इस वजह से वो वैलिड माने जाते हैं। गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, इंडिया में कोई बाहर से आदमी आता है या इंडिया का ही आदमी है जो एक कंपटीशन में लगता है आईपीएल जैसे और बाद में इनाम जीतता है, तो वो वेजरिंग नहीं कहलाएगा। और अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दैट इज यूनिट 3। अब यूनिट 4 परफॉर्मेंस, बकवास है। सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है हर एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस, करना ही पड़ेगा। कब नहीं करना पड़ेगा? अनलेस इट इज dispensed with or excuse under the provisions of contract act or any other law for the time being in force। तो आपको करना पड़ेगा या करूंगा ऐसा बताना पड़ेगा, जब तक के दूसरा कोई भी लॉ या ये लॉ इसे एक्सक्यूज नहीं करता, नहीं किया तो भी चलेगा ऐसा बोलता नहीं, तब तक आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन 37। अभी 40, 41, 42 ये तीन है कि कौन परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। दो टाइप का परफॉर्मेंस एक्चुअल करके फेंक दिया, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। आपने परफॉर्म कर दो ऐसा बताया, सामने वाला ले नहीं रहा है, तो उसे हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में तब आता है जब आपने परफॉर्मेंस अनकंडीशनली करने की बात की है, कोई कंडीशन नहीं डाला, सही समय पर रात को 2 बजे 3 बजे जाके परफॉर्मेंस देने की बात नहीं की आपने। जो भी गुड्स की डिलीवरी है सपोज वो सुबह दिन के समय में प्रॉपर टाइम और प्लेस पर दे रहे हो आप। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, अगर गुड्स आते हैं परफॉर्मेंस में तो गुड्स को एग्जामिन करने का राइट भी आपने प्रॉमिसी को दिया है, और पूरा की पूरा ऑब्लिगेशन आप फुलफिल कर रहे हो बिना कंडीशन के, तब जाके हम कहेंगे कि आपका परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस माना जाएगा। कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है? सेक्शन 40 में आते हैं ये तीन, उसके 41 में आता है ये, और 42 में आता है ये। 40 में आते हैं तीन। पहला प्रॉमिसर हिमसेल्फ, याद रखिएगा जब भी पर्सनल स्किल और डिलीजेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, पेंट करना, एक्टिंग करना, गाना गाना, वहां पे वो प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, उसका एजेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरे केस एजेंट परफॉर्म कर सकता है जहां पर्सनल स्किल और डिलीजेंस इन्वॉल्व नहीं है, और लीगलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोमिसर। लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर पर्सनल स्किल और डिलीजेंस इन्वॉल्व है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लायबल नहीं रहेंगे फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर। सेक्शन 41 थर्ड पर्सन, कोई भी परफॉर्म कर सकता, हाँ कर सकता जी। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी कंसिडरेशन में बोला है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन, थर्ड पार्टी से भी आ सकता है, चिन्नया वर्सेस रामैया, इसलिए थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और 42, 43, 44 ये तीन सेक्शन जॉइंट प्रोमिसर को बिलोंग करते हैं। जॉइंट प्रोमिसर्स के राइट वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आते हैं सक्सेशन और असाइनमेंट। अभी तक तो कोई क्वेश्चन बना नहीं है बट समझ लेते हैं। सक्सेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जायदाद दूसरे पार्टी पे, नॉट दूसरे पार्टी पे, उसके लीगल एयर्स के ऊपर सक्सीड हो रही है, इनहेरिट हो रही है। ये किसी के डेथ की बात होता है, मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉस से होता है। जबकि असाइनमेंट की केस की अगर हम बात करें तो ये दोनों पार्टीज के मर्जी से होता है, दोनों पार्टीज के मर्जी से असाइनमेंट होता है। मतलब यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं, मर्जी से एक आदमी दूसरे आदमी को बेनिफिट दे रहा है। याद रखिए इसमें सिर्फ बेनिफिट दिया जा सकता है, और इसमें बेनिफिट और बर्डन दोनों भी दिया जा सकता है। बट बर्डन कैन नॉट एक्सीड बेनिफिट। अगर किसी ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है
तो 1 करोड़ का लाइबिलिटी भी इनहेरिट करना पड़ेगा। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ 3 करोड़ की लाइबिलिटी अगर आ गई तो उसे ऊपर का 1 करोड़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 2 करोड़ में वो सेटल कर सकता है। अभी 42, 43, 44 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, ये ज्यादा पढ़ता नहीं हूं मैं, समझ लो। 3 पार्टीज है, एक पार्टी को 90,000 रुपए देने का इन्होंने वादा किया है, तो तीनों को मिलकर देना पड़ेगा। तीनों में से एक को देना पड़ा तो बाकी दोनों से इस पर्सन को इक्विटेबली शेयर रिसीव करने का राइट रहेगा। ओके, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द सर्वाइवर्स, दोनों की डेथ हो जाती है तो इन दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द सर्वाइवर, और तीनों की डेथ हो जाती है तो सब के सर्वाइवर मिलके परफॉर्म करने के लिए लायबल रहेंगे। प्रोमिसी ने वन ऑफ द प्रोमिसर को छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो बाकी दोनों को वो पैसा वसूलने वाला है, दोनों से पैसा वसूलने वाला है, तो इन दोनों का इसके अगेंस्ट का राइट खत्म नहीं हुआ, ये दोनों इसको देंगे और इससे वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस से वो पैसा वसूल सकता है। दैट इज 42, 43, 44 इनटू 2, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, अभी इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर बाय प्रोमिसी, ये सेक्शन 44 हमने डिस्कस किया। देन राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, सिंपल है, प्रोमिसी है, जॉइंट प्रोमिसी, अभी तक जॉइंट प्रोमिसर थे और एक ही प्रोमिसी था, अब 3 जॉइंट प्रोमिसीज है और एक ही प्रोमिसर है, तो इससे परफॉर्मेंस 1, 2, 3 दोनों या तीनों की तीनों कोई भी ले सकता है, राइट है। और अगर एक की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द सर्वाइवर्स, दोनों की डेथ होती है तो दोनों की लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द सर्वाइवर, और तीनों की डेथ होती है तो तीनों की लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके प्रोमिसर से जॉइंट प्रॉमिस एक्सेप्ट कर सकते हैं, जॉइंट प्रॉमिस का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। Then are the section 46 से 50. This is time and place of performance of the promise. This is not that important और थोड़ा सा क्लमजी भी है, बात को समझिए। टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, अब इसमें समझना जरूरी है कि परफॉर्मेंस का प्रोमिसर को रिक्वेस्ट करने की जरूरत है कि भैया प्लीज परफॉर्म कर दो, रिक्वेस्ट करने की जरूरत है तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो सही समय पर वो परफॉर्म करे एक्सपेक्टेड है। अगर जगह दी हुई है तो उस जगह पर परफॉर्म किया जाए, जगह नहीं दी गई है तो प्रोमिसर ने प्रोमिसी को रिक्वेस्ट करना है कि भाई साहब कहां परफॉर्म किया जाए हमें बताएं, बस इतना ही है 46 से 50 के बीच में। और 51 से 58 है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हमने देखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ई एफ में, सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस दोनों भी साइड पे प्रोमिसेस है, तो कब कौन कैसे परफॉर्म करेगा याद रखिएगा। जब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है तो जो कॉन्ट्रैक्ट में दिखा है जो पहले परफॉर्म करना चाहिए उसने पहले परफॉर्म करना है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जिसने परफॉर्म करना है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरी पार्टी को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा ही नहीं है कैसे परफॉर्म करना है तो 2 केसेस हो सकती है, एक कैसे परफॉर्म करना है लिखा नहीं है बट नेचुरल वे ऑफ एक्शन है कि भाई दुकानदार को पहले पैसा दिया जाता है फिर माल मिलता है, राइट, तो इस केस में पहला पैसा दिया जाए और फिर ही माल मिलेगा, ये इंप्लाइड कोड से सीक्वेंस हो गया। बट अगर इंप्लाइड सीक्वेंस नहीं है तो कौन परफॉर्म करेगा, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आपको वो परफॉर्म करने के लिए स्यू नहीं कर सकता जब तक खुद परफॉर्म नहीं करता। दैट इज अगर कोई भी सीक्वेंस डिसाइड नहीं हुआ है और नेचुरल फ्लो ऑफ एक्शन से भी सीक्वेंस डिसाइड नहीं हो सकता है तो उस केस में सामने वाला पर्सन, दैट इज एक पर्सन जिसको दूसरे का प्रॉमिस एनफोर्स करवाना है, वो एनफोर्स नहीं करवा सकता सामने वाला प्रॉमिस जब तक खुद परफॉर्म नहीं करता है। ओके, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जहां टाइम दिया है उस टाइम पे करें, जहां प्लेस दिया है उस प्लेस पे करें, दैट्स अबाउट इट, उतना ही है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। एक बार देख लो, ये टाइम स्पेसिफाइड है, हाँ, टाइम एसेंशियल है, हाँ हाँ, परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया, नो, तो इफेक्ट है वर्डेबल, टाइम स्पेसिफाइड है, हाँ, टाइम एसेंशियल है, हाँ, परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया, हाँ, वर्ड वर्डेबल है, लेकिन क्लेम कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता, बट कैन क्लेम इट इफ नोटिस टू दैट इफेक्ट इज गिवन, कि भैया डिलेड परफॉर्मेंस है, उस केस में हम आपसे स्पेशल डैमेजेस ले लेंगे। टाइम स्पेसिफाइड है, हाँ, अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो कोई डैमेजेस नहीं आते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड ही नहीं होगा, ये वैलिड है, बट क्लेम कॉम्पेंसेशन का आ सकता है सिर्फ लॉस हुआ तो, और अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो सेक्शन 55 एप्लीकेबल ही नहीं होता। सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल है तो इट इज वॉइड अगेंस्ट ऑल द पार्टीज, बट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी 2 टाइप की होती है, एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं सबसिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी, और कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तब वैलिड था, ये सॉरी पॉसिबल था और बाद में इम्पॉसिबल हो गया तो उसे हम कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। दोनों भी केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, लेकिन याद रखिएगा अगर इम्पॉसिबिलिटी सिर्फ प्रोमिसर को पता है, प्रोमिसी को नहीं पता, तो वॉइड होने के साथ साथ प्रोमिसी डैमेजेस भी कॉम्पेंसेशन के तौर के ऊपर क्लेम कर सकता है। यही है 56। ओके, 57 if one part is illegal and another is illegal, legal part can be enforced or illegal can be avoided.
अभी आता है सेक्शन 59 से 61 के बीच में एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। जब एक डेटर है जो दूसरे क्रेडिटर को मल्टीपल डेट्स ओ करता है, अलग अलग अमाउंट के अलग अलग डेट को लिए हुए डेट्स हैं, तो जब डेटर पैसा देता है और पैसा ऐसा देता है जो पूरी की पूरी डेट सेटल नहीं करता, तो उसने डेट आइडेंटिफाई कर देना चाहिए ये जो पैसा दिया जा रहा है ना वो डेट नंबर 1, 2, 3 या 4 के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में है वो बताना जरूरी है। अगर उसने नहीं बताया तो इम्प्लाइडली लिया जा सकता है। उसने दिया 5,312 रुपए और एक डेट है 5,312 की, उसने बताया नहीं किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, बट समझ में आता है 5,312 वाली 5,312 के अगेंस्ट में एडजस्ट होगी, तो डेटर जैसा बोलेगा वैसा। डेटर ने कुछ नहीं कहा तो डेटर के इम्प्लाइड इंटेंट के बेसिस के ऊपर उसे अलोकेट किया जाए, अप्रोप्रिएट किया जाए। बट डेटर ना खुद कुछ कहता है ना ही इम्प्लाइडली कुछ समझ में आता है, तो क्रेडिटर खुद कर सकता है। और माइंडेड जब क्रेडिटर ये अप्रोप्रिएट करने को जाएगा, वो ऐसे डेट्स जो टाइम बार हो चुके 3 साल से पुराने हैं उसके अगेंस्ट में भी एडजस्ट कर सकता है। बट डेटर ने कुछ नहीं कहा, इम्प्लाइडली कुछ नहीं समझा, क्रेडिटर ने भी कुछ नहीं किया, तो कोर्ट कहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अप्रोप्रिएट किया जाए, इंक्लूडिंग टाइम बार डेट्स। जो पुरानी डेट है जो 3 साल से पुरानी होने की वजह से लीगली आप स्यू नहीं कर सकते उसके लिए, उसके अगेंस्ट में भी आप इसे एडजस्ट कर दोगे। और अगर एक ही डेट के डेट्स है, एक ही डेट पे एक ही तारीख पे आए हुए डेट्स है, तो उन डेट्स को प्रोपोर्शनेटली उसे अप्रोप्रिएट किया जाए। दैट इज सेक्शन 59 से लेकर 61 तक के। समझा? करा ले ओके। अभी आते हैं हम 62 से लेकर आगे, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म विद कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज के कंसेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसमें आते हैं 5 केसेस। पहला नोवेशन, देन आता है रेसिशन, बाद में आता है अल्टरेशन, फिर आता है रेमिशन और आता है वेवर। नोवेशन, रिनोवेशन, ये वर्ड को ध्यान रखो, वापस से नया करना। पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, दैट इज नोवेशन। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। रेसिशन, पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया जाता है एंड दैट्स इट, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लाया जाता। तो नोवेशन में रेसिशन नेसेसरीली आता है। तो व्हाट इज नोवेशन? नोवेशन इज इक्वल टू रेसिशन प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो रेसिशन, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट पैदा किया तो दैट इज नोवेशन। पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऑल्टरेशन मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 टर्म्स ऑल्टर किए तो उसे ऑल्टरेशन कहते हैं। तो पुरानी टर्म्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं अगर नई टर्म आ गई है। अगर पुरानी टर्म्स के हिसाब से 12% ब्याज लगना था और नए कॉन्ट्रैक्ट मतलब सॉरी उसी कॉन्ट्रैक्ट के उसी टर्म को 12% की बजाय 10% कर दिया, तो अभी आपको 12% पे करने की जरूरत नहीं है, 10% पे कर दिया, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, तो यू गॉट इट, नोवेशन, ऑल्टरेशन और सॉरी रेसिशन। सो ऑल्टरेशन और नोवेशन के बीच में बहुत छोटा सा फर्क है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट जाके नया कॉन्ट्रैक्ट आया, ऐसे पुराने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज हुई, समझने में नहीं आता है जल्दी। पार्टी चेंज हुई तो ऑल्टरेशन नहीं होता है, नोवेशन ही होता है। बट पार्टीज अगर सेम है तो नोवेशन है या ऑल्टरेशन है, शांति से समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन पढ़कर। 63 रेमिशन और वेवर। 63 क्या कहता है? अगर एक पार्टी ने जो बेनिफिट मिला है वो वापस दे दिया बिना किसी क्लेम के, मैंने आपसे फल खरीदे और पैसे दे दिए, बाद में कुछ फल मुझे एक्स्ट्रा हो गया तो मैंने वापस दिए लेकिन आपसे पैसे नहीं मांगे, तो उसे हम कहेंगे रेमिट कर दिया, इसे रेमिशन कहा जाता है। मैंने आपको पैसे दिए, 5 किलो फल आने थे, 3 किलो आ गए और अगले 2 किलो के लिए मैंने बोला जाने तो मुझे जरूरत नहीं है, आपने बोला सर खरीद करके खराब हो जाएंगे, हम पैसे तो वापस नहीं दे सकते। बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला जो 2 किलो है मत बेचो, पैसा भी मत दो, तो दिस इज कॉल्ड एज वेवर, वेव कर दिया, छोड़ दिया। ओके, सेक्शन 64 65 देखते हैं। 64 अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होता है द अदर पार्टी नॉट परफॉर्म, ठीक है, द अदर पार्टी नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस कंटेंट देयर, द पार्टी रेसिडिंग द अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल रिस्टोर बेनिफिट रेसिडेंट। अगर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के अंदर, तो पार्टीज के पास 2 ऑप्शन है, अवॉइड करो या वैलिडेट करो। अगर अवॉइड करते तो सामने आप अवॉइड करो, सामने वाले को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और प्लस जो भी बेनिफिट जिस भी पार्टी को मिला है वो वापस दे दो, सेक्शन 64। सेक्शन 65 वॉइड के केस में, वॉइड अगर हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा और जो बेनिफिट मिला है वो वापस मिल जाएगा, राइट। तो 64 65 एक ही है, बस 64 वॉइडेबल के लिए है और 65 वॉइड के लिए है। ओके, ये लिखा है यहाँ पर, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल 64 और 65 रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइड। अर्नेस्ट डिपॉजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 64 65 के अंदर, इट इज नॉट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, इट इज नॉट अ बेनिफिट। इसीलिए अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते समय शुरुआत में कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD या इसार दिया है
और कॉन्ट्रैक्ट बाद में अवॉइड होता है तो वो इसार वापस देने की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 64 या 65 बिकॉज इट इज नॉट अ बेनिफिट, इट इज नॉट अ बेनिफिट अंडर received under a contract, it is merely security deposit or it may be confiscated. सेक्शन 66 कहता है रेसिशन कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अगर मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कोएर्जिट करके बंदूक की नोक के ऊपर, चाकू की नोक के ऊपर आपसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया, तो दिस इज कोएर्जन वाला कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वर्डेबल एट योर ऑप्शन। अगर आप इसे अवॉइड करते हो तो मुझे कम्युनिकेट करना आपकी जिम्मेदारी है। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वर्डेबल इज अवॉइडेड बाय अ पार्टी देन द फैक्ट ऑफ रेसिशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। किसी भी केस में अगर आप रेसिशन करते हो कॉन्ट्रैक्ट तो इसे कम्युनिकेट कीजिए। कैसे? सेक्शन 4 में जैसे प्रपोजल कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही कम्युनिकेट कीजिए कि आप रेसिशन कर रहे हैं। सेक्शन 67 बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी प्रॉमिस रिफ्यूज करता है एक प्रॉमिसर को रीजनेबल फैसिलिटी देने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए, तो दैट विल बी अवॉइड, द प्रॉमिसर इज एक्सक्यूज देयर बाय। मतलब हमने गाड़ी सर्विसिंग के लिए मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक घर पे आए और आपने गाड़ी छुपा के रख दी, उसको दी ही नहीं, तो मैकेनिक इज रिलीव्ड क्योंकि उसको अफोर्ड ही नहीं किया आपने अपॉर्चुनिटी परफॉर्म करने के लिए। आप सीए बन गए हो, बधाई हो। आप ऑडिट के लिए जाते हो कहीं पर और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं दिए जाते हैं, तो यू आर एक्सक्यूज फ्रॉम योर लाइबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है? सबसे पहला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सेक्शन 37 एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये सबसे यूजुअल वे ऑफ डिस्चार्ज। दूसरा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, सेक्शन 62, 63 भी आता है। 62 में आती है तीन चीजें, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन। देन आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस, सेक्शन 56, इनिशियल और सुपरवीनिंग दोनों टाइप की इम्पॉसिबिलिटी आती है। इसमें अनफोर्सिंग चेंज इन लॉ, लॉ चेंज हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग जो रिक्वायर्ड है परफॉर्मेंस के लिए वो नहीं आया, वॉर हो गया, ऐसे वाले केस में इलीगल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, एक साल के अंदर परफॉर्म करो ऐसा बोला और सामने वाले ने पूरा कंस्ट्रक्शन किया नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम कहा जाता है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रॉमिसर में डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ये सामने वाले पार्टी जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल एयर को या एजेंट को परफॉर्म नहीं करते आने वाला, जैसे पर्सनल स्किल या डिलीजेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। देन आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, हो गया नहीं। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाले ने एंटीसिपेटरी एक्चुअल ब्रीच कर दिया तो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्या है ब्रीच अगले यूनिट में देखने वाले। वेवर और रेमिशन, सेक्शन 63, बाय नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिस रीजनेबल फैसिलिटीज टू परफॉर्म, 67 अभी देखा हमने, और मर्जर ऑफ इंफीरियर राइट विद सुपीरियर राइट, आपने मेरी जगह किराए पर ली, 10,000 रुपए रेंट, अग्रीमेंट हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद आपके पास अच्छा पैसा है और आपने मेरी जगह खरीद ही ली, तो आपने रेंट का जो अग्रीमेंट है उसको सुपरसीड कर दिया बाइंग के अग्रीमेंट से, तो इसके से मर्ज हो गया सबऑर्डिनेट राइट सुपीरियर राइट में, तो रेंट वाला हमारा अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली अवॉइड हो गया, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि मालिक ही आप अभी बन चुके हो। समझा? परफॉर्मेंस, ए वापस परफॉर्मेंस नहीं, ब्रीच है, 2.4 परफॉर्मेंस है, ये देखो ये भी चेंज करना पड़ेगा, नाम ही गलत लिख दिया, हेडिंग गलत लिख दिया। ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म। एक होता है एक्चुअल ब्रीच, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच ड्यू डेट पे परफॉर्म नहीं करना, एंटीसिपेटरी ब्रीच ड्यू डेट आने से पहले ही परफॉर्मेंस नहीं होगा ये बता देना। उस एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में सामने पार्टी के पास दो रास्ते हैं, पहला तू नहीं बोल रहा मैं भी नहीं परफॉर्म करता, पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा तू नहीं बोल रहा लेकिन फिर भी मैं ड्यू डेट तक तेरा इंतजार करूंगा, दिस इज व्हाट कंटिन्यूज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर दिया तो ड्यू डेट पे क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकता है या ब्रीच भी हो सकता है। अगर उस दिन भी ब्रीच हो गया तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बात को समझो, 10 तारीख को परफॉर्मेंस का डेट था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दो। 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस का डेट था, 5 तारीख को प्रॉमिसर आके बोलता है परफॉर्म नहीं हो सकता और आप कहते हो फिर भी मैं 10 तारीख तक वेट करूंगा। लेकिन 7 तारीख को, 5 तारीख के बाद बट 10 तारीख से पहले 7 तारीख को गवर्नमेंट बोलती है अरे ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब देखो 5 तारीख को उसने मना कर दिया है, उस दिन अगर आप पुट एंड एंड करते तो आप डैमेजेस मांग सकते कि भाई तू परफॉर्म नहीं कर रहा, नुकसान हो गया, पैसा दे। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं 10 तारीख तक मैं वेट करता हूं और 7 तारीख को गवर्नमेंट इसको परफॉर्म करने से मना कर देती है, तो आपको डैमेजेस भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपके पास रास्ते क्या क्या है, सामने वाला अगर रेमेडीज फॉर डैमेजेस नुकसान कर देता है आपका बिना परफॉर्मेंस के, परफॉर्म ना करके, पहला सूट फॉर डैमेजेस, केस कर दो डैमेज के लिए। डैमेज बहुत सारे टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, बताता हूँ।
देन आप कॉन्ट्रैक्ट को रेसिड कर दो 63, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केस कर दो, नहीं हमको वही परफॉर्मेंस चाहिए। चौथा सूट फॉर इंजंक्शन, आपको गाड़ी बेचने का वादा किया था और आपको मना करके वो दूसरे किसी को बेचता है, तो आप दूसरे को ना बेच पाए ऐसा केस डाल दो कोर्ट में, अलाउड होता है, इसे हम कहते हैं इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर, स्टेटस क्यो, जो भी। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट एज मच एज डन, अगर कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है, टुकड़े हो सकते कॉन्ट्रैक्ट के, थोड़ा पार्ट परफॉर्म किया है, थोड़ा पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, तो जितना परफॉर्म किया है उतने का पैसा आपको मिल सकता है। अभी आते हैं एक एक चीज पे। सूट फॉर डैमेजेस, सेक्शन 73 कहता है कि कैसे डैमेजेस को, कॉम्पेंसेशन को, अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए। उस अमाउंट को कंप्यूट करने का सीधा सा रास्ता है, कितना रेट आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना होने की वजह से कितने रेट पे खरीदना पड़ा, क्या इसमें नुकसान हुआ, हाँ तो नुकसान भर लो, डिफरेंस ऑफ अमाउंट इनटू द क्वांटिटी, इतना जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ डैमेज। डैमेज दो टाइप के, मतलब बहुत सारे टाइप के। पहला है ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज हर एक केस में मिलता है, इसमें प्रीवियस नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिमोट इनडायरेक्ट लॉस, बहुत दूर से अगर आप लॉस ढूंढ के ला रहे हो कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो वैसा होगा तो वैसा होगा, तो बहुत रिमोट वाली पॉसिबिलिटी है, इसे इनडायरेक्ट लॉस या रिमोट लॉस कहते हैं, ये नहीं मिलेगा। इसमें दिया है हेडली वर्सेस बैक्स्टर एंड डेली, ये भी मिल सकता है अगर आपने प्रीवियस नोटिस देकर रखा है, आपने परफॉर्म नहीं किया ना साहब, तो ये वाला तो लॉस मैं लूंगा प्लस वो वाला और वो वाला भी लॉस लूंगा, ऐसा प्रीवियस नोटिस दिया तो वो डैमेजेस मिल सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। माइंड इट, स्पेशल डैमेजेस सिर्फ प्रीवियस नोटिस के साथ ही मिलते, कहीं तो लिखा होगा इफ अ पार्टी रिसीव्स अ नोटिस, या नोटिस पहले से ही मिली है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की, तो वो डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस, विंडिक्टिव नाम से समझ में आता है बदले का डैमेज, दैट इज टू से ये दो ही केस में आता है। एक रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, अगर आपका चेक बैंक में पैसा था, साइन मैच हुआ, अमाउंट मैच हो गया वर्ड्स के साथ और फिगर्स के साथ, डेट सही है, सामने पार्टी का नाम सही है, फिर भी पैसा है अकाउंट में, फिर भी डिसऑनर कर दिया, तो आपकी तो क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल इज्जत गई। तो अगर इस केस में ऐसा होता है तो आप बैंक से कॉम्पेंसेशन ले सकते हो, माइंड इट नॉट फॉर डिसऑनर बट फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर, गलत तरीके से उसने डिसऑनर किया, अकाउंट में पैसा नहीं और उसने डिसऑनर किया, वो उसका हक है, साइन मैच नहीं हुआ वो उसका हक है डिसऑनर करने का, बट बाकी सब सही होने के बावजूद भी अगर डिसऑनर किया तो रॉन्गफुल डिसऑनर है, आप डैमेजेस मांग सकते हैं। माइंड इट, छोटा अमाउंट है चेक का जितना, उतना बड़ा डैमेज होता है, कॉम्पेंसेशन होता है इस केस में। वाई सो, जितनी छोटी अमाउंट आप नहीं दे पाओगे ना, मतलब 100 रुपए का चेक बाउंस हो गया, हंसती है दुनिया, 5 करोड़ का चेक बाउंस हुआ तो दुनिया लगता नहीं थोड़ा सा अमाउंट कम होगा, अमाउंट तो बहुत बड़ी है ना, 5 करोड़ नहीं हो गया अकाउंट में एक बार, समझता है 100 रुपए नहीं, ये नहीं समझ में आता और क्रेडिबिलिटी हैम्पर हो जाती। तो जितना छोटा अमाउंट चेक का उतना बड़ा कॉम्पेंसेशन का अमाउंट। और दूसरा केस है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, क्यों, उसकी फीलिंग्स को आहत हुई है तो उस केस में नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। अब कितनी आहत हुई है, कितना डीप इन्वॉल्वमेंट है, ये चेक किया जाएगा। कौन चेक करेगा, कोर्ट चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, कोर्ट जाने, अपने को लेना देना नहीं, इतना याद रखो कि द डैमेजेस अंडर विंडिक्टिव दैट इज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द हर्ट टू द फीलिंग्स। ओके, देन आप तीन डैमेजेस देखे हमने अभी तक के, ऑर्डिनरी, स्पेशल और विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी। चौथा है नॉमिनल डैमेजेस, जहां पर आपको कोई नुकसान हुआ ही नहीं है बट आप राइट टू डिक्री, आपका हक है ये जताने के लिए कोर्ट में केस कर देता, उन्हें हम कहते हैं नॉमिनल डैमेजेस। यहाँ 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 10 पैसा, ऐसी अमाउंट आती है। डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, डिले की वजह से अगर कुछ नुकसान होता है आपकी सब्जी वगैरह को, तो ट्रांसपोर्टर से आप पैसा ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर सिर्फ फिजिकल डैमेज की बात नहीं करी, पालक मुरझा गई इतना ही नहीं, पालक मुरझा गई इतना ही नहीं, पालक बेचने की अपॉर्चुनिटी भी हाथ से चली गई, दोपहर में लाके दिया माल, दोपहर में कहा सब्जी मंडी में कोई लोग आते हैं, सुबह 7-8 बजे आते, तभी लाना चाहिए था। तो जो स्पेशल लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हुआ है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ है सेल का, वो डैमेजेस भी आप ले सकते हैं। ओके, अब आते हैं लास्ट प्रीफिक्स डैमेजेस। ये एक तो पेनल्टी होते हैं या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। रीजनेबल अमाउंट कैलकुलेट की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट बनते समय ही अगर उसमें लिख दी गई तो उस रीजनेबल अमाउंट को हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। बट अगर अनरीजनेबल अमाउंट है, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे जबकि नुकसान 5-10 हजार का ही हो रहा है, तो फिर 10 लाख क्यों लिखे, सामने वाले को डराने के लिए कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े, परफॉर्म करे, उसे हम कहते हैं पेनल्टी। इंडिया में पेनल्टी अलाउड ही नहीं है, राइट, इट इज ऑलवेज प्रीफिक्स डैमेजेस। तो अगर डैमेज आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं 50,000 रुपए और एक्चुअल डैमेज आपने निकाले 70,000 रुपए, 50,000 रुपए ही मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। बट एक्चुअल डैमेज लिखे 50,000 रुपए, सॉरी डैमेज लिखे 50,000 के डैमेजेस देने पड़ेंगे, नॉन परफॉर्मेंस के केस में 50,000 और एक्चुअल डैमेज वो 30,000, तो 30,000 मिलेगा। तो एक्चुअल डैमेज और प्रीफिक्स डैमेज व्हिचएवर इज लोअर, यही कोर्ट अवॉर्ड करेगा। एक्सेप्शन है इसका, अगर ये प्रीफिक्स डैमेजेस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें वन ऑफ द पार्टीज इज
गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आपको ये डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज 10 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगेगा। इस केस में गवर्नमेंट का नुकसान शायद 3 करोड़ का ही हुआ होगा, बट फिर भी 10 करोड़ गवर्नमेंट वसूल सकती है। तो प्रीफिक्स डैमेजेस गवर्नमेंट को ही वसूलने का हक है पूरे के पूरे, अदरवाइज किसी को भी प्रीफिक्स डैमेजेस से ज्यादा अमाउंट ले नहीं सकता। नाउ रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट को रेजिस्ट्रेट किया जा सकता है अगर सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा है, ब्रीच कर रहा है तो। और लास्ट है क्वांटम मेरिट, उसका मतलब होता है एज मच एज डन, जितना काम किया है उतना ही पैसा मिलेगा। प्रॉमिस टू सर्विस था, फ्री में नहीं था, नॉन ग्रेजुएट था, मतलब पैसा लेने वाले थे, रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं हुआ था, तो जितना काम किया है उसका मार्केट रेट के बेसिस के ऊपर पैसा दिया जाए। व्हेन अ पार्टी ब्रीचेस अ कॉन्ट्रैक्ट और इंजर्ड पार्टी ने काम कंप्लीट नहीं किया था, जिसको तकलीफ हुई उसने काम कंप्लीट नहीं किया था, तो इंजर्ड पार्टी को क्वांटम मेरिट के बेसिस के ऊपर पेमेंट मिलना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई होने जरूरी है, ओनली अवेलेबल अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज और द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी हु इज नॉट इन डिफॉल्ट। जिसकी गलती है वो क्वांटम मेरिट नहीं मांग सकती, जिसकी गलती नहीं है वही क्वांटम मेरिट मांग सकती है। केसेस पढ़ लेना, क्लेम ऑफ क्वांटम मेरिट अरेंज इन द फॉलोइंग केसेस। इस पे 5 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है, कमेंट या फिर गिव शॉर्ट नोट ऑन क्वांटम मेरिट, अच्छे से पढ़ लेना प्लीज। ओके, उसके बाद आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहां कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस इज नॉट एडिक्वेट रेमेडी, पैसे के नुकसान भरने से कुछ नहीं होगा साहब, मुझे वही चीज चाहिए, गांधी जी का चश्मा। अब गांधी जी का चश्मा आपने खरीदा 2 करोड़ रुपए और सामने वाला ड्यू डेट पे घूम जा रहा है, बोले पैसा दे देता मैं 2 करोड़ रुपए तुम्हारा वापस, प्लस 50 लाख रुपए ऊपर से डैमेजेस दे देता, चश्मा नहीं दूंगा। क्या बोलेगा, नहीं हमको तो चश्मा ही चाहिए। आपके जो 50 लाख रुपए है ना, वो हमारी फीलिंग जो है उस चश्मे की तरफ उसको फुलफिल या फिर कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। जहां डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, कोर्ट उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर बोल सकता है, ऑर्डर कर सकता है उस पार्टी को जिसने ब्रीच किया कि भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और सूट फॉर इंजंक्शन, जहां पर आप कोई इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स निगेट हो रहे हैं। आपने मुझे गाड़ी बेचने का वादा किया और मुझे बेचने से पहले आप वही गाड़ी किसी और को बेचने का वादा करते हो, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स तो निगेट हो जाएंगे, आप मेरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो आपका वो वाला कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए मैं कोर्ट में जाके इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकता। ओके, जनरल या ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट यूनिट, कॉन्टिजेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। Contingent contract मतलब a contract which is dependent upon happening or non happening of certain future event which is not part of the original contract but mere a collateral event। मैंने आपको गाड़ी बेचना है और आप पैसे लेना है, इसमें मैं बोलता हूँ अगर आपने पैसे दिए तो ही मैं गाड़ी बेचूंगा, तो ये कॉन्टिजेंट नहीं है, ये कंडीशनल है। मैं बोलता हूँ कि मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, आपसे पैसे लूंगा अगर मैंने गाड़ी खरीद ली, तो दिस इज द कॉन्टिजेंट। मैंने गाड़ी खरीदना इज अ कोलेटरल इवेंट, तभी जाकर ये बेचा जा सकता है। सेक्शन 31 देखो, 30 तक हमने देखा था और डायरेक्ट 37 देख लिया था, तो 31 से 36 अभी आएंगे। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। An absolute contract is one where the promisor undertakes to perform the contract in any event without any condition. But 31 क्या कहता है? A contract to do or not to do something, that is to perform. If some event collateral to such contract बहुत इंपॉर्टेंट की है यहाँ पर। मेन इवेंट के बारे में बात नहीं करें, कोलेटरल इवेंट, ऐसा इवेंट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है, उसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट कर दिया, तो दिस विल बी अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Does or does not happen is called a contingent contract. Example, contracts of insurance, indemnity and guarantee. गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हम तुमको पैसा देंगे। गाड़ी का एक्सीडेंट करना इज नॉट प्रॉमिस या परफॉर्मेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम देना ये परफॉर्मेंस है, और हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो ये हो जाता है आपका व्हाट इज इट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल्स है, इंपॉर्टेंट है 32 से 36। देखो 32 से 36 सेक्शन वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली है कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। कुछ होने के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, तो एनफोर्सेबल कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वॉइड कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग। इसी में अगर आपने टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व कर दिया तो इट बिकम्स वॉइड व्हेन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग या टाइम खत्म हो जाता है। समझा? अगर नहीं समझा तो बताइए, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, समझ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखकर भेज देना मुझे, आपको नहीं समझा है तो। और ऐसा कोई इवेंट which is dependent upon not happening of the event, so that becomes enforceable, that contract becomes enforceable when the event becomes impossible of happening or becomes void when the event happens। किसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ गया है। सेम यहाँ पर भी टाइम अगर आपने एलिमेंट इंक्लूड कर दिया था, और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है which is contingent upon impossible event, अभी इवेंट इम्पॉसिबल वो होने ही नहीं वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ऑटोमेटिकली अवॉइड ही हो जाएगा। ये हो गया
कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और लास्टली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ये पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, फिर कॉन्ट्रैक्ट नाम क्यों दिया है? इनके अंदर ऐसे कोई ऑब्लिगेशंस या कर्तव्य आ जाते हैं विच रिजेंबल दैट ऑफ एन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपके रिश्ते दिखते हैं, इसलिए उसे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गवर्न करना पॉसिबल नहीं होता है, राइट? Sometimes the law implies a promise imposing obligations on one party and conferring right on the other, even when there is neither agreement nor promise. The court recognizes them as relations resembling those of contracts and enforces them as if they were contract. Enforces them as if they are contract, but they are not actually contract. Hence, the term quasi-contract, that is contract resembling, relations resembling that of a contract. Quasi-contracts are based on the principle of equity, justice, and good conscience. ये अगर क्वेश्चन आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो ये स्टेटमेंट आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैक्सिम क्या है इसके पीछे? नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। इसे अनजस्ट एनरिचमेंट भी कहा जाता है। पीछे को छोड़ो, अब 5 केसेस देखते हैं, 68, 69, 70, 71, 72। 68 क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। हमने ये देखा है सेक्शन 11 के अंदर माइनर्स की केस में। समझा क्या? देखा था हमने माइनर को या उसके कोई भी पर्सन जिसको लीगली बाउंड टू सपोर्ट है, उनको कोई नेसेसरीज नॉट नेसेसिटीज नेसेसरी सप्लाई की जाती है, तो नहीं माइनर बट माइनर का स्टेट इज लायबल। यस। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, आपने लोन लिया, मैं उसका गारंटर हूं, आपसे बैंक पैसा मांग रही है, आप दे नहीं रहे हो। अगर आप पैसा नहीं देते तो पेपर में आ जाएगा कि डिफॉल्टर हो, उसके साथ मेरा भी नाम आ जाएगा कि मैं डिफॉल्टर का गारंटर हूं, मेरा नाम मुझे बहुत प्यारा है, तो उसके इसमें मैं क्या करूंगा? पैसा दे दूंगा। आई एम एन इंटरेस्टेड पार्टी, तो इसकी वजह से क्योंकि मैं इंटरेस्टेड पार्टी हूं मैं पैसा दे दूंगा, राइट? क्या आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपका पैसा दूंगा? नहीं, बट फिर भी मैंने पैसा दे दिया तो आपसे पैसा वसूल सकता हूं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि वो पैसा आप मुझे वापस से रीपे कर दे, राइट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट ऑब्लिगेशन है, इसलिए इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आप खाना खाने गए थे और वहां पर आपका वॉलेट घर पे भूल गया था और मैं वहीं पर खाना खा रहा था, आपका बिल मैंने भर दिया, इंप्लाइडली यही है ना कि आप मुझे बाद में मेरा पैसा दे दोगे, राइट? तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था हमारे बीच में, बट आप दे देते हो, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट। अगर किसी तरीके से किसी आदमी ने आपके लिए कोई एक्ट किया जो फ्री में नहीं था, तो आपको उसका बेनिफिट जो भी रिसीव हुआ है उसका पैसा देना पड़ेगा। श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, शॉर्ट में केस बताता हूँ। एक आदमी था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया जॉब से और उसके क्वार्टर्स भी ले लिए, उसने कोर्ट में केस डाल दिया और उसको उसके क्वार्टर्स और जॉब वापस मिल गया। गवर्नमेंट ने उसको सैलरी देना शुरू किया, गवर्नमेंट ने उसको क्वार्टर्स भी दे दिए, बट काम नहीं दिया और ऊपरी अदालत में चले गए। ऊपरी अदालत में गवर्नमेंट जीत गई और गवर्नमेंट ने बोला, कोर्ट ने बोला कि जो भी बेनिफिट्स आपको मिले हैं बीच के पीरियड में, वो सारा का सारा सैलरी अलॉन्ग विद द रेंट ऑफ द क्वार्टर्स गवर्नमेंट को दे दीजिए, बिकॉज दिस वाज नॉन ग्रेच्युइटस, फ्री में तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप वापस दे दीजिए, और आपको काम दिया भी नहीं गया था। इस वजह से नॉन ग्रेच्युइटस एक्ट का कोई बेनिफिट आप लेते हो, अल्दो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, फिर भी आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। कोई मूवी चल रही थी रास्ते के ऊपर, रास्ते के ऊपर मतलब तंबू के अंदर, टेंट होते हैं ना गांव की तरफ में, वो तंबू के अंदर जब ये मूवी चल रही थी, आपने झुक झुक के पूरी मूवी देख ली, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था, बट आपने नॉन फ्री चीज, नॉन ग्रेच्युइटस चीज का बेनिफिट लिया, तो आपको अगर पकड़े जाते हो तो पैसा देना पड़ेगा। इसी तरीके से विदाउट टिकट रेलवे में अगर आप पकड़े जाते हो तो पैसा देना पड़ता है, टिकट का प्लस पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, सेक्शन 17, बहुत ब्रीफ में फटाफट समझाता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज मिल जाती है जिसके आप मालिक नहीं हो, आप मालिक ढूंढने की कोशिश करोगे, जिस तो मालिक ढूंढेंगे और उसको वापस दे देंगे, तो मालिक को ढूंढने के लिए जो भी खर्चा हुआ है ना, वो मालिक से आप वसूल सकते हो। बट अगर मालिक ये पैसा देने से मना कर देता है, तो ये चीज आप किसी और को बेच के पैसा वसूल सकते हैं, अपना पैसा काट के बचा पैसा उसे दे सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हेडिंग है सेल बाय नॉन ओनर्स, उसमें फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड है, ओके। बट अगर सेकंड चीज ये ड्यूरेबल है तो ठीक है, बट अगर ये नॉन ड्यूरेबल चीज है, दैट इज ऐसी चीज है जिसकी लाइफ बहुत कम है, शेल्फ लाइफ, पालक पालक मिल गया आपको किसी की छपड़ी पड़ी हुई, उसमें 50 गड्डियां है, तो आपका सबसे पहला काम है इसे कैश में कन्वर्ट करें, और कैश में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसे मालिक को ढूंढ के वो पैसा दे दे। अगर ड्यूरेबल चीज है और आपका खर्चा, मतलब आपको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मालिक ढूंढ रहे हैं, आपका खर्चा टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स के 2/3, माइंड 2/3 से ज्यादा हो जाता है, तो आपको इसे कैश में कन्वर्ट करना जरूरी है और आपका पैसा निकाल लेना, और जब मालिक मिल जाएगा उसे बचा हुआ पैसा दे देना। तो आप कैश में कन्वर्ट 3 केस में कर सकते हैं। पहला, ड्यूरेबल चीज है, 2/3 से ज्यादा खर्चा हो गया मालिक को ढूंढने का, कैश में कन्वर्ट करो। ड्यूरेबल चीज है,
मालिक मिल गया, 2/3 से कम खर्चा है, मालिक मिल गया, मालिक आपका पैसा नहीं दे रहा है, उसे बेचो, अपना पैसा निकालो। और तीसरा पेरिशेबल चीज है, मालिक मिला नहीं मिला, खराब होने से पहले बेच दो, सही है। ये 3 केसेस है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इन 3 केसेस में वो कन्वर्ट करेगा कैश में और बचा हुआ पैसा मालिक को दे देगा। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्जन के अंदर सेक्शन 72 हमने देखा था। A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. गलती से आपने यूपीआई पेमेंट मुझे करने के बजाय किसी सुमित अग्रवाल को कर दिया, तो उस केस में आपका हक रहेगा सुमित अग्रवाल से वो पैसा वसूलने का, राइट, और उसे वो देना पड़ेगा। कोई अग्रीमेंट हुआ था आपका? नहीं, ये लीगल ऑब्लिगेशन है। ओके, तो यहाँ पर आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है।